एंड रेलवे मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टर्म्स पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक से परसेंटेज में टाइप 5 को पढ़ने वाले हैं। इस टाइप में लगभग 30 के आसपास सवाल दिए गए हैं, जिसे इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, टाइप 5 में जितने भी सवाल हैं उसमें से लगभग 70 to 80% ऐसे सवाल होंगे जो कि एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। वो कंसेप्ट कौन सा है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं टाइप 5 के पहले सवाल से। हेडिंग लगा लीजिएगा टाइप 5। ये टाइप 5 का पहला सवाल आपके समक्ष आने वाला है। हेडिंग लगा लीजिएगा टाइप 5। टाइप 5 का पहला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की जाती है। भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की जाती है और बाद में उसके वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है। तो भुवन के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आपको पता करना है। मतलब ये आपको बताना है कि भुवन का वेतन जो है वह कुल कितने प्रतिशत से बढ़ा है या फिर घटा है, ये आप हमें बता दीजिए। अब देखिए, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के 3-4 तरीके होते हैं। एक तरीका तो यूनिवर्सल मेथड होता है। आप दुनिया के किसी भी एक सवाल में, दुनिया के किसी भी सवाल को आप बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि परसेंटेज में लगभग 50 to 40% ऐसे सवाल होते हैं, 40 to 50% ऐसे सवाल होते हैं परसेंटेज में, जहाँ पे आप सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये सक्सेसिव मेथड क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हमने परसेंटेज को स्टार्ट किया था, जब हम लोग परसेंटेज में टाइप 1 को पढ़ रहे थे, तो वहीं पर मैंने आपको ये बताया था कि जो ये सक्सेसिव मेथड होता है वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको टाइप 1 में, जब हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। अब चूंकि टाइप 5 में मोस्टली सवाल ऐसे हैं जो कि सक्सेसिव मेथड पे बेस्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा सक्सेसिव मेथड के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि सक्सेसिव मेथड पर कितने तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 के साथ। चूँकि ये टाइप 5 का पहला सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपका समय लूँगा। और हम जानते हैं कि ये सवाल जो है मुश्किल से सेकंडों का सवाल है। आप डाटा को देखिए और आंसर को टिक कीजिए। लेकिन सवाल में कितने तरीके से सोचा जा सकता है, जो सबसे परफेक्ट मेथड हो सकता है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चूँकि ये पहला सवाल है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। और जैसे जैसे सेशन में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे स्पीड जो होगा वह इंक्रीज करते चला जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। चूँकि ये टाइप 5 का पहला सवाल है, तो इसको हम लोग बेसिक मेथड से पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें सक्सेसिव के बारे में सोचेंगे। तो देखिए, सवाल में कहा है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की जाती है और बाद में उसके वेतन को 25% से बढ़ा दिया जाता है। तो भुवन के वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये पता करना है कि भुवन का वेतन जो है वह कुल कितने प्रतिशत से बढ़ा है या फिर घटा है। मतलब लास्ट में हमसे यही पूछा जा रहा है कि भुवन का वेतन जो है, भुवन के वेतन में कुल कितने परसेंटेज का चेंज आएगा, ये आपको पता करना है। तो अगर हमसे परसेंटेज चेंज ही पूछा जा रहा है कि भुवन का वेतन कुल कितना प्रतिशत से बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो मैं अपने हिसाब से भुवन का वेतन कुछ भी मान लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैं मान लेता हूँ कि भुवन का वेतन जो रहा होगा वह 100 रहा होगा। अगर भुवन का वेतन 100 है, अगर भुवन का वेतन 100 है और अब सवाल में बोला गया है कि पहले भुवन के वेतन में 16% की कमी होती है। सवाल में बोला है कि पहले भुवन के वेतन में 16% की कमी होती है। तो हम सबको अच्छे से पता है कि 16 का 16% जो होता है वह 16 होता है। यानी कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी होती है, यानी कि वेतन में कुल मिलाकर 16 की कमी होगी। तो भुवन का वेतन जो है वह 100 से घटकर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 100 में 16 की कमी, 100 में 16 की कमी, तो भुवन का वेतन जो है वह 100 से घटकर 84 हो जाएगा। अब आगे सवाल में बोला है कि भुवन के वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो अब जो भुवन के वेतन में 25% की वृद्धि होगी वह 84 पे होगी, ना कि 100 पे होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जो भुवन के वेतन में 25% की वृद्धि होगी वह 84 पर होगा, इस 84 पे होगा, ना कि 100 पे होगा। तो भुवन के वेतन में अब 25% की वृद्धि होती है। तो भुवन का वेतन कितना से बढ़ जाएगा, तो हम सबको अच्छे से पता है कि 25% मतलब 1/4 होता है। तो 84 का जो 1/4 होगा वह कितना होगा, तो हम सबको पता है कि 21 चौका 84 होता है। यानी कि 84 का जो 25% होगा वह 21 होगा। यानी कि भुवन के वेतन में 25% की वृद्धि है। मतलब कि भुवन के वेतन में वेतन जो है वह कुल कितना से बढ़ रहा है, 21 से बढ़ रहा है। अब हम सबको अच्छे से पता है कि 21 जो होता है वह 16 जोड़ 5 होता है, 16 5 21 होता है। तो 84 में 16 जोड़ोगे तो 100 बनेगा और 100 में फिर 5 जोड़ोगे तो 105 हो जाएगा। तो भुवन का वेतन जो है वह 84 से कितना ज्यादा हो रहा है, 21 की वृद्धि हो रहा है। भुवन के वेतन में 21 की वृद्धि हो रही, तो अभी वेतन 84 है, 84 में 21 की वृद्धि करोगे तो अब भुवन का वेतन जो है वह 84 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि भुवन के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आप हमें बता दीजिए। तो भुवन के वेतन को आपने 100 माना था और जब इसमें आपने 16% की कमी और 25% की वृद्धि कर दिया है, तो अब भुवन का वेतन जो है वह 100 से बढ़कर कितना हो गया है, 105
105 हो गया है। तो अब आप हमें बता दीजिए कि भुवन के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है। तो आप कहोगे कि 5 की वृद्धि हो रहा है, क्योंकि वेतन को आपने 100 माना था और अब वेतन जो हो गया है वह 105 हो गया है। तो वेतन में 5 की वृद्धि हो रही है, और ये जो 5 की वृद्धि हो रही है वो कितने पे हो रही है, 100 पे हो रही है। तो बताइए इसका 100% वैल्यू कितना होगा। तो हम सबको अच्छे से पता होगा कि कोई भी वैल्यू 100 पे जितना प्रतिशत ज़्यादा है वह उतना प्रतिशत कहलाता है। जैसे ये वैल्यू जो है वह 100 से 5 ज़्यादा है, मतलब कि वेतन में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी अगर भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी और बाद में 25% की वृद्धि कर देते हो आप, तो भुवन के वेतन जो है वह 5% से बढ़ जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो ऐसे हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बेसिक में भी आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बेसिक में भी एक और तरीके से इस सवाल में आप सोच सकते हो। कैसे, वो देखिए। सवाल में हमसे बोला गया है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी होती है और बाद में उसके वेतन को 25% से बढ़ा दिया जाता है। तो बताइए भुवन के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। मैं क्या करता हूं कि चूंकि हमसे सवाल में बोला गया है कि वेतन में पहले 16% की कमी होती है और बाद में 25% की वृद्धि होती है, मैं क्या करता हूं कि पहले उसके वेतन में 25% की वृद्धि करवा देता हूं और बाद में उसके वेतन को मैं 16% से कम कर दूंगा। क्योंकि हमें वेतन में पहले 16% की कमी करना था और बाद में 25% की वृद्धि हमें करना था। तो मैं क्या करता हूं, सवाल को आसान करने के लिए मैं वेतन को पहले 25% से बढ़ा देता हूं और बाद में उसके वेतन को मैं 16% से कम कर दूंगा, तभी हमारा उत्तर जो आएगा वह 5% ही आएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, आप सबको अच्छे से पता होगा। जैसे अगर कोई भी दो संख्याओं का योगफल अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालते हो। जैसे मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, हमें इन दोनों का योगफल निकालना है। तो योगफल हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो इसका योगफल हो जाएगा x प्लस y। अब आपके दिमाग में आएगा कि पहले आपने x को जोड़ा और बाद में आपने y को जोड़ा, तब योगफल x प्लस y आया है। अब आप पहले y को जोड़ दीजिए, और फिर आप x को जोड़ दीजिए, तो योगफल तो y प्लस x आ रहा है। लेकिन क्या ये दोनों वैल्यू जो है वह आपस में बराबर है कि नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल बराबर है। मैं मान लेता हूं x की वैल्यू जो होगा वह -3 होगा और y की वैल्यू जो होगा वह 25 होगा। अब आप हमें बताइए दोनों का जोड़ जो होगा वह इन दोनों केस में सेम होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हाँ होगा। कैसे होगा? तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू -3 रख देता हूँ और y की वैल्यू हमें पता ही है +25 है, तो दोनों को आप जोड़ कीजिए। तो देखिए 25 में अगर आप -3 जोड़ेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 25 में से आप 3 को घटा रहे हो। तो 25 में से आप 3 को घटाओगे तो जो सम आपको मिलेगा, जो योगफल मिलेगा वह आपको 22 मिलेगा, है कि नहीं है? अब इसी को एक और तरीके से आप जोड़ सकते हो। आप क्या कीजिए कि पहले y को जोड़ दीजिए, यानी y की वैल्यू हमने +25 रख दिया और 25 में आपको कितना जोड़ना है, -3 जोड़ना है। तो देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 25 में से आपको 3 घटाना है, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो अभी हमारा योगफल जो है वह सेम ही आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो संख्याओं का योगफल आपको निकालना है, दो संख्याओं का जोड़ आपको निकालना है, तो संख्या को हम लोग आगे पीछे कर देंगे तो उसके सम पे, योगफल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पहले आपको सवाल में बोला गया है 16% की कमी करने के लिए और बाद में 25% की वृद्धि। मैं क्या करता हूं कि पहले 25% की वृद्धि कर देता हूं और बाद में 16% की मैं कमी कर दूंगा, लेकिन हमारा आंसर जो होगा वह चेंज नहीं होगा। तो आप कहोगे कि सर ऑलरेडी हमें आंसर तो मिल ही गया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि पहले 25% की वृद्धि कर रहे हो, बाद में 16% की कमी कर रहे हो? ऐसा करने के पीछे का क्या तर्क है? तो तर्क ये है कि कई बार जो होता है ना, वो सवाल में जो एग्जाम में जो सवाल आपको दिए जाएंगे उसमें जो डाटा होता है वो काफी कैलकुलेटिव होगा। अगर सवाल के भाषा को पढ़ के आप सवाल को सॉल्व करते हो, जैसे कि सवाल में दिया गया था, सिंपल सा लैंग्वेज था कि पहले 16% की कमी कीजिए और बाद में 25% की वृद्धि कीजिए, तो बताइए वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे अगर सवाल को सॉल्व करते हो तो कई बार होता है कि जो सवाल दिए गए होते हैं उसमें जो डाटा यूज किया जाता है वो काफी कैलकुलेटिव होता है। आप पहले 16% की कमी करोगे ना, तो जो डाटा दिया जाएगा वो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, सवाल को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन हमें पता है कि सवाल को हम तो एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले 16% की कमी ना करके मैं पहले 25% की वृद्धि कर देता हूं और बाद में मैं 16% की कमी कर देता हूं, तब भी हमारा आंसर अगर सेम ही हो रहा है तो इस मेथड का भी आप यूज कर सकते हो। और इस मेथड को जब आप यूज करोगे तो कई बार सवाल जो होंगे वो बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं और आंसर जो आएगा वह दोनों केस में सेम ही आएगा, वो देख लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भुवन का वेतन आपने 100 माना है, भुवन का वेतन आपने 100 माना है और सवाल में बोला था 16% की कमी करने और बाद में 25% की वृद्धि करने। मैं उल्टा कर लेता हूं, मैं पहले क्या करता हूं कि भुवन के वेतन को मैं पहले 25% से बढ़ा देता हूं। तो हम सबको अच्छे से पता होगा कि 100 का 25% जो होता है वह होता है 25, यानी कि भुवन का वेतन जो है वह कुल कितना से बढ़ जाएगा, 25 से बढ़ जाएगा। तो वेतन 100 था, अब 25% की वृद्धि यानी कि 25 की वृद्धि करोगे तो अब भुवन का वेतन जो है वह 100 से बढ़कर 125 हो गया है। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें 16% की कमी कर देता हूं। अब मैं इसमें 16% की कमी कर देता हूं तो 125 में 16% की अगर आप कमी करोगे तो वेतन कितना से घट जाएगा। तो मुझे जानना है 125 का 16%। 16% का फ्रैक्शन होता है 4/25। ये बातें आपको अच्छे से पता होगा। 25 होता है कितना,
125, तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 5 चौका हो जाएगा 20। यानी कि भुवन के वेतन में अब अगर आप 16% की कमी करोगे तो वेतन में कितने की कमी हो जाएगी, 20 की कमी हो जाएगी। भुवन के वेतन में 16% की कमी करते हो तो वेतन जो है वह 20 से कम हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में वेतन 125 है और इसमें अगर आप 20 की कमी करते हो तो वेतन जो है वह 125 से घटकर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो अब बताइए कि भुवन के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो वेतन प्रारंभ में वेतन जो था वह 100 था, लेकिन अब हो गया है कितना, 105 हो गया है। जब आपने उसके वेतन को पहले 25% से बढ़ा दिया और फिर बाद में उसके वेतन को 16% से घटा दिया तो अब वेतन जो हो गया है वह 105 हो गया है, 100 से बढ़कर 105 हो गया है। तो वेतन में कितने % की वृद्धि हो रही है, तो 5% की वृद्धि हो रही है। और यही इस सवाल का उत्तर है। देखिए दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको यहाँ आंसर आ रहा है। तो ये तरीका मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार जो सवाल में डाटा दिया गया होता है उस डाटा को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से अगर आप सवाल को सॉल्व करते हो, सवाल में जो भाषा दिया गया है उस भाषा को फॉलो करते हुए अगर सवाल को सॉल्व करते हो तो सवाल को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन उसी सवाल को थोड़ा सा उल्टा करके अगर आप ऐसे पढ़ के सवाल को सॉल्व करते हो तो कई बार सवाल जो है वह सेकंडों में सॉल्व हो जाता है। तो ये दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि दोनों तरीके भी मैं अगर लगाता हूं तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारा सेम ही आता है। तो दोनों तरीके आपको दिमाग में रखना है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, चूंकि ये टाइप 5 का पहला सवाल है और हम जानते हैं कि सवाल जो है वो माइक्रो सेकंड का है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सवाल बनेंगे। लेकिन चूंकि ये पहला सवाल है इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है आपको, क्योंकि मुझे इसमें कुछ चीजें आपको बताना है कि नहीं है। अब देखिए इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सक्सेसिव मेथड क्या होता है मैं मोटा मोटी आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई धनराशि है x, कोई धनराशि है x और उस धनराशि को पहले आप a% से बढ़ा दीजिए और फिर बाद में उसमें b% की वृद्धि कर दीजिए, तो अब धनराशि x में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अगर ये बात मुझे जानना है तो इस बात को जानने के लिए 3-4 तरीके हैं। एक तो बेसिक तरीका है जैसे कि अभी हम लोगों ने सवाल को सॉल्व किया है। दूसरा तरीका यह है कि अब अगर आप सेकंडों में जानना चाहते हो कि धनराशि x पर कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा तो इसी प्रतिशत परिवर्तन को जानने के लिए हम लोग सक्सेसिव मेथड अप्लाई करते हैं। सक्सेसिव मेथड थ्योरम कहता है कि अगर कोई धनराशि x है और उसमें पहले आपने a% की वृद्धि कर दिया और फिर आपने b% की वृद्धि किया तो धनराशि x जो है वह कुल कितने प्रतिशत से बढ़ेगा, तो बढ़ने वाला जो प्रतिशत दर होगा वह होगा a + b प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100%। यानी कि धनराशि x में कुल इतने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखिएगा सवाल जो होगा वह सेकंडों में होगा। जैसे मान लीजिए कि एक धनराशि है x, एक धनराशि है x, एक अमाउंट है x और इस अमाउंट को आपने पहले a% से बढ़ा दिया है। इस धनराशि को आपने पहले a% से बढ़ा दिया है। धनराशि x में पहले a% की वृद्धि होती है और बाद में इस धनराशि को आपने b% से बढ़ा दिया है। अब मुझे यह जानना है कि धनराशि x में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। एक धनराशि x है, इस x में पहले आपने a% की वृद्धि किया है और बाद में इस धनराशि को आपने b% से बढ़ा दिया है, तो धनराशि x जो है वह कुल कितने प्रतिशत से बढ़ा है ये मुझे जानना है। तो इसके लिए हम लोग सक्सेसिव मेथड अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम लोग सक्सेसिव मेथड अप्लाई करते हैं। सक्सेसिव मेथड थ्योरम कहता है कि कोई धनराशि अगर x है और इसमें आपने अगर पहले a% की वृद्धि किया है और फिर उसमें आपने b% की वृद्धि किया है तो धनराशि x में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा वह होगा a + b प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100%। यानी धनराशि x में कुल इतने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा। धनराशि x में कुल इतने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ पर सवाल में न्यूमेरिकल डाटा होता है 20%, 10%, तो वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि धनराशि x जो है वह कुल इतने प्रतिशत से बढ़ा है या फिर घटा है। ठीक है, अब दोनों जगह चूंकि प्लस प्लस ही है तो धनराशि x में ऑब्वियस सी बात है वृद्धि ही होगा। अब इस थ्योरम पे ना बहुत तरह के सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगभग 5-6 तरीके के सवाल डायरेक्ट आप बना सकते हो। एक तरीका यह है कि सवाल में कई बार तो दोनों जगह पर प्लस प्लस होगा, यानी कि पहले a% की वृद्धि होगा फिर b% की वृद्धि होगा तो धनराशि x में कुल इतने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। अब सवाल में कई बार होगा क्या कि यहाँ पर कमी कर देगा, यानी सवाल में वो बोलेगा, यानी सवाल में आपसे बोला जाएगा कि कोई धनराशि x है और उसमें पहले आप a% की कमी कर दीजिए और फिर बाद में आप b% की वृद्धि कर दीजिए तो धनराशि x में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अगर ये आपको जानना है तो बस कुछ नहीं, क्योंकि a का कॉफिशिएंट साइन जो है वह नेगेटिव है तो यहाँ पर a का कॉफिशिएंट साइन जो होगा वो हम लोग नेगेटिव कर देंगे। और अभी देखिए b का जो कॉफिशिएंट साइन है वो पॉजिटिव है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। अब चूंकि हमें पता है यहाँ पर हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं तो -a इंटू प्लस b करेंगे तो जो साइन आएगा a इंटू b का जो कॉफिशिएंट साइन होगा वह चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसीलिए धनराशि x में कुल मिलाकर इतने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अगर कोई धनराशि x है जिसमें पहले a% की कमी और बाद में b% की वृद्धि कर दी जाती है तो धनराशि x में कुल इतने प्रतिशत का
का परिवर्तन हो जाएगा। अब कई बार होगा क्या कि ये माइनस में है तो ये प्लस में है, और कई बार होगा क्या ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। तो ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव हुआ तो दोनों को गुणनफल से पहले, दोनों संख्याओं के यहां पर गुणनफल से पहले यहां पर माइनस का साइन जरूर लगाना है आपको, और जो इन दोनों में से जो माइनस में होगा उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर इतने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। अब इसमें एक और तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कोई धनराशि है x, कोई धनराशि है x, इसमें पहले आप a% की वृद्धि कर दीजिए, कोई धनराशि है x, इसमें पहले आप a% की वृद्धि कर दीजिए और बाद में इसमें आप a% की ही कमी कर दीजिए। कोई धनराशि है x, इसमें पहले आप a% की वृद्धि कर दीजिए और बाद में आप a% की कमी कर दीजिए, तो धनराशि x में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए इस केस में क्या होता है, हमेशा लॉस ही होता है, इस केस में हमेशा हानि ही होता है। अगर कोई संख्या है x और उस x में पहले आप a% की वृद्धि करते हो और बाद में a% की ही कमी करते हो तो उस संख्या में हमेशा लॉस ही होगा। इस पे बहुत तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पूछा जाएगा कि बताइए किसी के वेतन को, एक मजदूर है उसके वेतन को पहले a% से बढ़ाया जाता है और फिर a% से ही घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वेतन जो होगा उस केस में उसके वेतन में हमेशा कमी ही होगा, यानी हानि ही होगा। कोई धनराशि x है, x को पहले आपने a% से बढ़ाया है और फिर बाद में आपने a% से ही घटाया है, तो उस केस में हमेशा लॉस ही होगा। और लॉस जो होता है वह होता है a² डिवाइडेड बाय 100% का। हानि जो होता है वह कुल मिलाकर इतना प्रतिशत का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बस सक्सेसिव मेथड में इतने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और परसेंटेज का जो टॉपिक है उसमें से लगभग 40 to 50% डायरेक्ट ऐसे सवाल होते हैं जहां पे आप डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज में कुल मिलाकर इतना सवाल होता है, 40 to 50% ऐसे सवाल होते हैं जहां पर आपको सक्सेसिव मेथड अप्लाई करना होता है। तो मैंने कोशिश किया है कि सक्सेसिव मेथड को मोटा मोटी आप ऐसे समझ सकते हो। अब देखिए सवाल को हम कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए। सवाल में कहा है क्वेश्चन नंबर 130 में कि पहले वेतन में 16% की कमी की है। पहले वेतन जो है, वेतन में x% की कमी की गई है और बाद में वेतन को y% से बढ़ा दिया गया है। तो ये हो जाएगा -x + y। अब माइनस, क्योंकि दोनों को गुना करना है, दोनों में से कोई भी एक साइन अगर निगेटिव है तो यहाँ पर दोनों संख्या को गुना करने से पहले हमें निगेटिव का साइन लगाना है। ये हो जाएगा -x × y डिवाइडेड बाय 100%, यानी कि भुवन का वेतन जो है वह कुल मिलाकर इतना प्रतिशत से क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। अब अपने को पता है x की वैल्यू जो है वह 16 है, यहाँ पर 16 रखना है और y की वैल्यू जो है वो आपको 25 रखना है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे ना तो आपको जो प्रतिशत परिवर्तन मिलेगा, यानी कि भुवन का वेतन जो है वह, भुवन के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा वो वैल्यू रखोगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -16 प्लस परसेंटेज हटा दीजिए आप, +25 माइनस ये हो जाएगा 16 गुने 25 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना 100%, यानी कि भुवन के वेतन में कुल मिलाकर इतने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो अब देखिए 25 में से 16 घटाओगे तो आपको यहाँ तो डायरेक्ट मिल रहा है प्लस के नॉट, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा 16 गुने 25, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। देखिए 100 जो होता है 100 में कुल मिलाकर 4 25 का गुणनफल होता है, 100 में कुल 4 25 होते हैं। अब यहाँ पर मुझे 16 25 का गुणनफल निकालना है। तो अगर 100 में 4 25 होते हैं तो 16 25 में कितना 100 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल जो हो जाएगा वह हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म होगा तो 9 में से 4 घटेगा तो भुवन के वेतन में कुल मिलाकर 5% की वृद्धि होगी और यही इस सवाल का उत्तर होगा। वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप चाहो तो एक्स वाई की वैल्यू अगर बदल भी सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, वाई की वैल्यू को पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ और एक्स की वैल्यू को यहाँ पर मैं लिख लूंगा, तभी हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 - 16 गुने 25। देखिए दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, यहाँ पर भी उत्तर जो आपको मिलेगा वह प्लस 5% ही मिलेगा। 25 में से 16 घटाओगे तो ये हो जाएगा 9 और इन दोनों का गुणनफल जो होता है वह होता है 400, 400 को 100 से डिवाइड करोगे तो 4, तो उत्तर देखिए 5%, यानी भुवन का वेतन इतना प्रतिशत से बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सक्सेसिव मेथड अप्लाई करते हैं। मैंने प्रयास किया है कि क्वेश्चन नंबर 133 में पूरा जोर लगाया जाए और कितने तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, मैंने ये प्रयास किया है। अब देखिए सवाल कितना आसानी से और फास्ट मेथड से कैसे होगा वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 134 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 को देखिए। सवाल में कहा है एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य और एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। यानी एक वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है वह एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है, ठीक है। यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आपको पता करना है। अब देखिए सवाल आपने अच्छे से समझ लिया है तो सवाल को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। एक है वॉशिंग मशीन और दूसरा है टीवी, एक है वॉशिंग मशीन और दूसरा है टीवी, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो सवाल में कहा है कि टीवी, वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है वह टीवी से 40% कम है। तो अगर टीवी का क्रय मूल्य 100 रुपया है, अगर
एक टीवी का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो प्रत्येक एक वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य होगा वह इससे 40% कम होगा। तो 100 का 40%, 40 यानी कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य जो होगा वह 100 से 40 कम होगा, यानी कि प्रत्येक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य जो होगा वह 60 रुपया होगा। ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। अगर एक टीवी का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो एक वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य होगा वह 60 रुपया होगा। आगे सवाल में कहा है कि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि करना है और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी करना है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब प्रत्येक वॉशिंग मशीन की कीमत 60 रुपया रहा होगा और प्रत्येक टीवी की क्रय मूल्य जो होगा वह 100 रुपया रहा होगा, तो उस समय 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य जो होगा वह कितना होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत अगर 60 रुपया है और आपको खरीदना है कुल मिलाकर 5 वॉशिंग मशीन, तो 5 वॉशिंग मशीन की कीमत जो होगा वह 300 रुपया होगा, 300 रुपया होगा। सिमिलरली एक टीवी का क्रय मूल्य जो है वह 100 रुपया है और आपको खरीदना है 2 टीवी, तो 2 टीवी का क्रय मूल्य जो होगा वह 200 रुपया होगा। तो इसका तो कुल मिलाकर यह हुआ कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कुल क्रय मूल्य जो हो जाएगा वह 500 रुपया होगा। 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कुल क्रय मूल्य जो हो जाएगा वह 500 रुपया होगा। आगे सवाल में कहा है कि प्रत्येक वॉशिंग मशीन में 18% की वृद्धि और प्रत्येक टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रत्येक वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में अगर 18% की वृद्धि और प्रत्येक टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में कुल कितने की वृद्धि या फिर कमी होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आप निकाल लीजिए 5 वॉशिंग मशीन में कुल कितना की वृद्धि होगी, ये मुझे पता करना है। तो सवाल में बोला है कि प्रत्येक वॉशिंग मशीन पर 18% की वृद्धि होता है, तो प्रत्येक वॉशिंग मशीन की कीमत जो है वह 60 रुपया है। अगर 60 का 18% अगर आपको निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 5 होता है, 20 × 60 होता है। 5 से अगर इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 5 × 15, बच जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना 5.36, 0 1 लगाओगे तो 5.36। यहाँ पर होगा मान लीजिए इसको ये 36 है, 3.6 है, इसको मैं मान लेता हूँ 36, तो 36 दिया कितना होता है 108 और एक डेसिमल लगा दीजिए उधर से, तो ये हो जाएगा 10.8। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में अगर आप 18% की वृद्धि करते हो, प्रत्येक वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में अगर आप 18% की वृद्धि करते हो, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य जो होगा, प्रत्येक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य जो होगा वह 10.8 रुपया से बढ़ जाएगा। प्रत्येक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य जो है वह 10.8 रुपया से बढ़ जाएगा। हमें पता है कि अगर एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 10.8 रुपया से बढ़ रहा है, लेकिन आपको खरीदना है 5 वॉशिंग मशीन, तो 5 वॉशिंग मशीन जो होगा वह कुल मिलाकर इतना रुपया से बढ़ जाएगा। अब आगे सवाल में कहा है कि टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है। तो टीवी का क्रय मूल्य जो है, एक टीवी का क्रय मूल्य 100 है, तो 100 में 10% की कमी यानी कि 10 की कमी। अगर एक टीवी के क्रय मूल्य में 10 रुपया की कमी होती है तो 2 टीवी के क्रय मूल्य में कुल मिलाकर इतना रुपया की कमी हो जाएगा, कुल मिलाकर इतना रुपया की कमी हो जाएगा। तो मैं अब ये जानना चाहता हूं कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में कुल कितने रुपया की वृद्धि या फिर कमी हो रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं। तो सिंपल सी बात है, आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि दोनों का योगफल प्लस में आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसको मान लीजिए 108 है, 108 को 5 से गुना करोगे तो 108 5 होता है 540, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का गुणनफल जो होगा वह होगा 54। ठीक है, अब प्लस ये हो जाएगा कितना -20, ये हो जाएगा -20। अब इन दोनों का योगफल जो होगा वह कितना होगा, 54 में से 20 घटाओगे तो ये हो जाएगा 34। अब देखिए 34 जो है वो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में 34 रुपया की वृद्धि हो रही है। 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में 34 रुपया की वृद्धि हो रही है। कब हो रही है, जब प्रत्येक वॉशिंग मशीन के कीमत में, जब प्रत्येक वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि और प्रत्येक टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में 34 रुपया की वृद्धि होती है। तो हमें यही पता करना है कि ये जो 34 रुपया की वृद्धि हो रही है वह कुल कितने पर हो रहा है, यानी कि परसेंटेज चेंज हमें निकालना है कि 5 टीवी का क्रय मूल्य और 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो कुल कॉस्ट प्राइस पे क्या चेंज हो रहा है ये हमें जानना है। तो 34 रुपया की वृद्धि हो रहा है। जब प्रत्येक वॉशिंग मशीन में 18% की वृद्धि और 2 टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी करते हो, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में कुल मिलाकर 34 रुपया की वृद्धि होती है। और ये जो 34 रुपया की वृद्धि हो रही है वह किस पे हो रहा है, 500 पे हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा यही हमें जानना है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। और ध्यान दीजिए ऊपर में 34 है और नीचे 5 है। ये 34 जो है वह 35 से सिर्फ 1 कम है। तो अगर मान लीजिए 35 होता तो डायरेक्ट ये 7% हो जाता, लेकिन ये 34 या 35 से 1 कम है, तो आपका उत्तर जो होगा वह 7% से थोड़ा सा कम आएगा। यानी कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में कुल मिलाकर 7% से थोड़ा सा कम की वृद्धि होगा। तो कुल 7% से थोड़ा सा कम कौन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जब इसको आप इससे काटोगे तो यह मिलेगा आपको 6.8%। मतलब ये हुआ कि 5
वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में कुल मिलाकर 6.8% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और यही सवाल का उत्तर होगा। मैंने प्रयास किया है कि सवाल को आसान से आसान भाषा में आपको समझाया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की ओर। थोड़ा सा मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, लेकिन आप अगर अच्छे से वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ भी आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये चीज़ें तो आपने एक्सप्लेन किया ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चलता हूँ ताकि आप बारीकी से अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 को देखिए। सवाल में कहा है कि एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में हुआ कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि बाइक के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। डायरेक्ट यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज लगाना है, और कौन सा सक्सेसिव, पॉजिटिव सक्सेसिव आपको लगाना है, क्योंकि दोनों जगह पर वृद्धि हो रहा है। पहले x% की वृद्धि हो रहा है, पहले 10% की वृद्धि हो रहा है, और फिर y% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि कितने की वृद्धि हो रहा है, 8% की वृद्धि हो रही है, फिर 8% की वृद्धि हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उस बाइक के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पॉजिटिव सक्सेसिव लगा दीजिए। पॉजिटिव सक्सेसिव होता है x + y प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100%, यानी कि उस बाइक के मूल्य में कुल मिलाकर इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। एक्स वाई की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए, होगा 10 + 8 अब प्लस 10 × 8 डिवाइडेड बाय 100%। तो बाइक के मूल्य में कुल मिलाकर कितना परसेंट की वृद्धि होगा, 18। अब प्लस ये 10 दूना 10 8 80, 80 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 0.8, यानी कि उस बाइक के मूल्य में कुल मिलाकर 18.8% का वृद्धि होगा, और यही सवाल का उत्तर है। अगर आप इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करना चाहते हो तब भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। मान लीजिए बाइक का क्रय मूल्य जो होगा, बाइक का मूल्य जो होगा वह 100 होगा। अब इसमें 10% की अगर आप वृद्धि करते हो, यानी कि बाइक का मूल्य जो होगा वह 10 से बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, अब बाइक का मूल्य जो होगा वह 110 हो जाएगा। अब 110 पे आप फिर से 8% की वृद्धि कर दोगे, तो 110 का जो 8% होता है वह कितना होता है, ये आप हमें बता दीजिए। तो 110 का 8% जो होता है वह कितना होगा, ये आप हमें बता दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 0.8। 8 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.8। तो 11 8 कितना होता है, 88, यानी कि मूल्य जो है वह कितना से बढ़ रहा है, 8.8 से बढ़ रहा है। अभी उसका क्रय मूल्य 110 रुपया है, इसमें 8% की वृद्धि करोगे तो वृद्धि जो हो रहा है वह कितना का हो जाएगा, प्लस 8.8 की वृद्धि हो जाएगा। तो बाइक का अब क्रय मूल्य जो होगा वह 118.8 रुपया होगा। जब इसमें आप ऐड करोगे तो देखिए प्रारंभ में 100 रुपया था, अब क्रय मूल्य इतना हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 18.8% की वृद्धि हो रही है। ये सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की ओर। क्वेश्चन नंबर 136 की ओर सवाल में बोला गया है कि एक कंपनी का मुनाफा जो है वह अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा है, फिर मई से जून तक 10% गिर गया है, जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया है, तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर 3 टाइम्स सक्सेसिव आपको यूज करना है। मतलब आप ऐसे समझिए, एक कंपनी का मुनाफा जो है वो पहले महीना 10% बढ़ गया है, दूसरे महीना 20% से मुनाफा घट गया है, फिर तीसरे मंथ में मुनाफा जो है वह 50% से बढ़ गया है। तो 3 महीने के बाद उस कंपनी का मुनाफा कुल कितना प्रतिशत से बढ़ा है, ये आप हमें बता दीजिए। 3 महीने के बाद जो है वह कंपनी के मुनाफा में कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, ये आप हमें बता दीजिए। तो यहाँ पे 3 टाइम का सक्सेसिव आपको लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पहले 2 मंथ का कंपनी का मुनाफा निकाल लीजिए। पहले अगर महीना में उस कंपनी के मुनाफे में 10% की वृद्धि हुई है और दूसरे महीना में कंपनी के मुनाफे में 20% की कमी हुई है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 मंथ के बाद उस कंपनी के मुनाफे में कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या फिर कमी होगी, ये मैं जानना चाहता हूं। तो इसके लिए हमें सक्सेसिव लगाना होगा निगेटिव सक्सेसिव। निगेटिव सक्सेसिव जो होता है वह होता है प्लस माइनस का, है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136 को देखिए। एक कंपनी के मुनाफा में पहले 10% की कमी होता है, एक्स की वैल्यू जो है वह 10 है, 10% की वृद्धि होता है, और फिर y% की जो होता है वह कमी हो जाता है, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया है। और y% की जो कमी हो रही है, y की वैल्यू जो है वह 20 है। यानी पहले मंथ में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे मंथ में कंपनी के मुनाफे में 20% की कमी आ जाती है, तो 2 महीना के बाद उस कंपनी के मुनाफे में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो बस यहाँ पे निगेटिव आप लगा दीजिए सक्सेसिव। निगेटिव सक्सेसिव होता है प्लस 10% माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 10 × 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100%। यानी कि 2 महीना के बाद उस कंपनी के मुनाफे में कुल मिलाकर इतना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ऊपर से 2 जीरो और नीचे से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। प्लस 10 में से माइनस 20 जुटेगा तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 10 और यहाँ पर माइनस का 2 है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा माइनस का 12%। इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीना के बाद उस कंपनी के मुनाफे में कुल 12% की कमी होगी। 2 महीना के बाद उस कंपनी के मुनाफे में कुल 12% की कमी हो जाएगी। अब आगे सवाल में कहा है कि तीसरे मंथ के प्रारंभ में कंपनी के मुनाफा में 50% की वृद्धि हो जाती है। 2 महीना के बाद
2 महीना के बाद उस कंपनी के मुनाफे में 12% की कमी होती है और तीसरे मंथ में जैसे ही आपने इंटर किया तो कंपनी के मुनाफे में 50% की वृद्धि होना शुरू होता है। तो 3 महीना के बाद कंपनी के मुनाफे में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 2 महीना के बाद कंपनी के मुनाफे में 12% की कमी हो रही है, जबकि तीसरे मंथ के प्रारंभ में ही कंपनी का मुनाफा 50% से बढ़ गया है। तो 3 महीना के बाद कंपनी का मुनाफा कुल कितना प्रतिशत से बढ़ेगा? अब यहां पर आप चाहो तो इसको मान लीजिए x और y की वैल्यू आप मान लीजिए प्लस 50%, ठीक है। तो आप जो मर्जी आप ये x की वैल्यू आप पहले रख सकते हो या ये वैल्यू आप पहले रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 2 महीना के बाद कंपनी का मुनाफा जो है वह 12% से घट रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100%, यानी कि 3 महीना के बाद कंपनी के मुनाफे में इतना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब x की वैल्यू आप रख दीजिए 12%, y की वैल्यू आप रख दीजिए 50। यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे ना, वैल्यू जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 12 प्लस का 50, ये हो जाएगा कितना माइनस के 12 गुने 50 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 100%, ठीक है। अब देखिए ये होता है 12 पचे 60, यानी कि ये हो जाएगा 600। तो ये हो जाएगा कितना, 50 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो 38 हो जाएगा हुआ प्लस का, तो 38 माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, तो ये हो जाएगा 12 पचे 60 यानी कि 600, और 600 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, तो यहाँ पे बचेगा -6। तो इसको आप 38 में से जब आप 6 घटाओगे तो आपको मिलेगा 32%, और 32 जो आ रहा है वह पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीना के बाद उस कंपनी के मुनाफे में 32% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जून से जुलाई के अंत में, अप्रैल से जुलाई तक उस कंपनी के मुनाफे में कुल 32% की बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन नंबर 3, और ये इस सवाल का उत्तर है। इसमें ज़्यादा और कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 3 टाइम सक्सेसिव था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 की ओर सवाल में कहा है कि किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद कंपनी के वेतन को 15% से कम कर दिया जाता है। कर्मचारी के वेतन को 15% से कम कर दिया जाता है तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगा, ये आप हमें बता दीजिए। मैंने आपको कई बार बताया है, अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था क्वेश्चन नंबर 137 में कि इस केस में क्या होता है, अगर कोई अमाउंट x है और इसको पहले a% से आप बढ़ा दीजिए और फिर a% से ही आप घटा दीजिए, तो उस केस में अमाउंट x में कुल कितने प्रतिशत का कमी होगा या वृद्धि होगा। तो इस केस में क्या होता है, हमेशा जो चीज़ें होती है वह लॉस में ही होता है, और जो लॉस होता है वह होता है a² डिवाइडेड बाय 100%। अब अपने को पता है यहाँ पर a की वैल्यू जो है वह कितना परसेंट है, 15% है। तो बस a की वैल्यू यहाँ पर आप 15 रख दीजिए, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, अब बट्टे ये हो जाएगा कितना 100। तो इसको जब आप 225 को 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस कर्मचारी के वेतन में कुल मिलाकर 2.25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि लॉस हो जाएगा, यानी कि इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस का मतलब होता है कमी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी कि कर्मचारी का वेतन जो है वह 2.25% से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये डायरेक्ट a² बट्टे 100% कैसे आपने निकाल दिया, तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पर भी सक्सेसिव हमें अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए कि कर्मचारी का वेतन पहले a% से बढ़ा है और फिर a% से घटा है, तो उस कर्मचारी के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे आपको निगेटिव सक्सेसिव लगाना है। तो अगर वेतन में पहले a% की वृद्धि हुई है और फिर वेतन में a% की कमी होगी, तो प्लस a माइनस a इंटू a डिवाइडेड बाय 100%, यानी कि कर्मचारी का वेतन जो है वो इतना प्रतिशत से, कर्मचारी के वेतन में कुल इतना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। प्लस a माइनस a खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बताया कि इस केस में हमेशा लॉस ही होता है, और लॉस जो होता है वह होता है a² बट्टे 100%। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में दिया हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई, इसकी दैनिक बिक्री पर पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। यानी उसका जो सेल्स है वह कुल कितना प्रतिशत से बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये आपको पता करना है। देखिए जनरली क्या होता है, अगर आप किसी वस्तु की कीमत में अगर आप कमी कर देते हो तो उतना ही रुपया में आप पहले से कुछ ज़्यादा वस्तुएं खरीद लोगे, है कि नहीं। ऐसा होता है कि जैसे ही वस्तु की कीमत कम होता है तो आदमी जो होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना चाहता है। तो यही सवाल दिया गया है, बोला गया है कि कीमत में, वस्तु के कीमत में 15% की कमी होती है तो उसकी बदौलत उसकी जो दैनिक बिक्री है उसमें 25% की वृद्धि हुई, तो दैनिक बिक्री पर पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो बस यहाँ पर भी आपको सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव लगाना है, कौन सा सक्सेसिव, निगेटिव सक्सेसिव। निगेटिव सक्सेसिव हम बोलते हैं जब दोनों में से कोई भी एक निगेटिव होता है तो उसको हम लोग निगेटिव सक्सेसिव बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 138 को देखिएगा। कहा है कि सवाल में किसी वस्तु के मूल्य में पहले 15% की कमी होती है, यानी कि कितने की कमी होती है, 15% की कमी होती है, ठीक है। और फिर उस वस्तु के बिक्री जो है उसमें
कुल मिलाकर 25% की क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो उसके सेल्स पर पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए, यानी आपको पता करना है कि उसका सेल्स जो है वह कुल कितने प्रतिशत से बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो यहाँ पर भी आपको सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव हो जाएगा। यहाँ पर जो सक्सेसिव होगा वह होगा -x + y -x × y डिवाइडेड बाय 100%, यानी उसका सेल्स जो है वह उसके सेल्स में कुल मिलाकर इतने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। एक्स वाई की वैल्यू हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा -15 + 25 ही है ना, 25 ही है, अब -x × y यानी कि 15 गुने 25 यही होगा डिवाइडेड बाय 100%, यानी कि उसके सेल्स पर कुल मिलाकर इतने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इन दोनों का जो सम होगा वह प्लस का 10 होगा और माइनस इन दोनों का गुणनफल कितना होगा। देखिए 25 गुने 12 कितना होता है, 12 में 25 से गुना करोगे तो 300 और ये 3 एक्स्ट्रा 25 है तो ये 375 हो जाएगा। तो 375 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना 3.75%। ठीक है, इसमें से इतना आप माइनस करते हो तो उसके सेल्स पे जो प्रभाव पड़ेगा वह कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 10 में से 3.75 को घटाओगे तो यहाँ पे मिलेगा 6.25%, यानी जो उसका सेल्स होगा, उसका जो बिक्री का दर होगा वह इतना प्रतिशत से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा, यानी उसके जो सेल्स हैं उसमें कुल मिलाकर इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि प्लस में आ रहा है इसलिए ये जो होगा उसके सेल्स में कुल इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 139 की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि इस केस में हमेशा हमें लॉस ही होगा। क्यों होता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी अमाउंट पे पहले a% की वृद्धि और फिर a% की ही कमी कर देते हो तो उस केस में हमेशा हमें लॉस ही होता है। और जो लॉस होता है वह होता है a² / 100% का। अपने को दे रखा है यहाँ पर a की वैल्यू जो है वह 40% है, तो a की वैल्यू जब आप 40 रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, a की वैल्यू जो होगा वो आप 40 रखोगे तो उस संख्या में जो कमी हो जाएगा, उस संख्या में जो लॉस होगा वह कितने का होगा, वो होगा 40 गुने 40 अब बटे 100, यही हो जाएगा। 0 से 2 0 से नीचे भी 2 0 से ऊपर भी कटेगा तो उस संख्या में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी होगी, 16% की कमी हो जाएगा। 16% का लॉस मतलब 16% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। छोटे छोटे सवाल हैं और ध्यान रखिए इस तरह के सवाल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये सिर्फ रेलवे का ही सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं 140 की ओर। का एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई तो मूल्य में होने वाला कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एगेन सक्सेसिव आपको लगाना है। पहले कितने की वृद्धि होती है, पहले 20% की कमी हुई, पहले 20% की कमी हुई और फिर क्या किया गया कि 10% की वृद्धि कर दिया गया। y की वैल्यू जो है वह y की वैल्यू में 10% की वृद्धि कर दी गई है। तो आप बताइए उस मोबाइल के कीमत में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। निगेटिव सक्सेसिव लगा दीजिए, निगेटिव सक्सेसिव होगा। पहले 20% की कमी होता है और फिर 10% की वृद्धि होता है तो ये हो जाएगा -20 गुने 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी उस मोबाइल की कीमत में कुल मिलाकर इतने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। 2 0 ऊपर से 2 0 नीचे से कट जाएगा, यहाँ होगा -10, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -2। तो मोबाइल की कीमत में कुल मिलाकर कितने की, अच्छा 20% की कमी हो रहा है, 10% की वृद्धि, तो मोबाइल की कीमत में कुल मिलाकर 12% की कमी हो जाएगी। 12% की कमी हो जाएगी, मोबाइल की कीमत में कुल 12% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। मोबाइल के मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मोबाइल की कीमत में 12% का परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन ही हमसे पूछा जा रहा है तो 12% का परिवर्तन होगा। यदि हमसे पूछता बताइए कितना प्रतिशत की कमी और वृद्धि होता तब हम लोग लगाते हैं प्लस या माइनस का साइन। ठीक है, 141 की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल में दिया हुआ है एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटा मजदूरी में 25% की कमी होती है। उसकी दैनिक आय में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल में भी आपको सक्सेसिव लगाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता है कि इस सवाल में हम सक्सेसिव क्यों अप्लाई करेंगे। देखिए इस सवाल में हम सक्सेसिव इसलिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी कई बार आपको बताया है, जब हम लोग टाइप 3, टाइप 4 या टाइप 1 पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने जिक्र किया था कि मान लीजिए कि किसी आयत की लंबाई को आपने x% से बढ़ा दिया है और उसकी चौड़ाई को आपने y% से कम कर दिया है तो उस आयत के क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहोगे सर सिंपल सी, यहाँ पर भी सक्सेसिव मेथड अप्लाई करना होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे सक्सेसिव मेथड आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप थोड़ा देर सोचोगे और फिर बोलोगे कि सर चूंकि यहाँ पर दो संख्याओं के गुणनफल से आयत का क्षेत्रफल निकलता है, दो संख्याओं के गुणनफल से आयत का क्षेत्रफल निकलता है, तो कभी भी दो चीज़ों के गुणनफल से कोई फिक्स चीज़ आ रही हो तो वहाँ पर हम लोग उस सवाल को सॉल्व करने के लिए यानी उसका परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम लोग सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बताया। कभी भी दो चीज़ों के गुणनफल से अगर किसी भी चीज़ का एरिया बन रहा हो तो उस सवाल में परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम लोग सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वर्ग के
भुजा की लंबाई को आपने a% से बढ़ा दिया है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा का स्क्वायर। एक लंबाई होता है वो एक चौड़ाई होता है। बस होता क्या है वर्ग में कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो लंबाई की भुजाएं जो होती है वह चौड़ाई के बराबर होता है, यानी ए ही ए होता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है a इंटू ए। तो यहाँ पर भी देखिए दो चीजों का गुणनफल से वर्ग का क्षेत्रफल बन रहा है, इसलिए वर्ग के क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत परिवर्तन निकालना होता है तो हम लोग डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड अप्लाई करते हैं, क्योंकि दो चीजों के गुणनफल से हमें उसका एरिया मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप सक्सेसिव मेथड इसलिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि जो मजदूरी होता है वो कैसे बनता है। मजदूरी जानने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहले तो आपको ये चाहिए कि वो मजदूर प्रतिदिन कितना घंटा काम कर रहा है। दूसरी चीज आपको ये चाहिए कि प्रति घंटे की उसकी मजदूरी का रेट क्या है। अगर ये दो चीजें आपको पता है तो उसका प्रतिदिन की मजदूरी आप पता कर सकते हो। तो ऐसे ही दो चीजों के गुणनफल से मजदूरी बनता है, तो इसलिए भी हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इस सवाल को आप ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व कर सकते हो और सक्सेसिव से कैसे सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए एक मजदूर है जो प्रतिदिन 10 घंटा काम करता है, जो प्रतिदिन 10 घंटा काम करता है और प्रति घंटा उसकी मजदूरी जो है वह 100 रुपया है, तो एक दिन का कुल मजदूरी इतना हो जाएगा। एक दिन अगर कोई मजदूर प्रतिदिन 10 घंटा काम करता है और एक घंटा की उसकी मजदूरी 100 रुपया है, तो 10 घंटा की कुल मजदूरी जो होगा वह 1000 रुपया होगा, यानी एक दिन की मजदूरी जो उस मजदूर की होगी वह 1000 रुपया होगा। अब सवाल में कहा है कि उसकी दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होगी, यानी अब वह मजदूर जो है वह पहले 10 घंटा काम करता था, अब वह उससे 35% ज्यादा काम करेगा। तो 10 का जो 35% होता है वह कितना होता है ये आप हमें बता दीजिए। 10 का 35% क्या होता है, तो परसेंट हटाओगे तो नीचे आपको 100 लाना होगा, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 5 दूना 10 होता है, 5 सत्ते 35 होता है। 7/2 कहने का मतलब होता है 3.5, यानी कि 10 का 35% 3.5 होता है। अब जो वह मजदूर होगा वह प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा, पहले से 35% ज्यादा, यानी कि पहले 10 घंटा काम करता था तो पहले से वह 3.5 घंटा ज्यादा काम करेगा, यानी अब वह मजदूर जो होगा वह प्रतिदिन 13.5 घंटा काम करेगा। अब वह मजदूर जो होगा वह प्रतिदिन 13.5 घंटा काम करेगा। पहले उसकी मजदूरी का जो रेट था प्रति घंटा वह 100 रुपया था, अभी उसका जो रेट है वह पहले से 25% कम है। तो हम सबको पता है कि 100 का 25% जो होता है वह 25 होता है, तो अब उसका प्रति घंटा का मजदूरी जो रेट होगा वह 100 से 25 कम होगा, यानी कि प्रति घंटा मजदूरी का रेट जो होगा वह 75 रुपया होगा। अब कोई मजदूर, वही मजदूर अब 13.5 घंटा प्रतिदिन काम करता है और उस काम के बदले प्रति घंटा उसे 75 रुपया मिलता है, तो अब बताइए उसका एक दिन की मजदूरी क्या होगा। तो आपको सर सिंपल सी बात है, दोनों को गुना कर दीजिए। अब गुना कैसे करना है वो देखिए, यहाँ पे 75 है और आपको गुना करना है 13.5 से। तो सोचिए पहले मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 13.5 को आप लिख सकते हो 10 + 3, आप प्लस लिख सकते हो कितना 0.5 ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जब इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 750, फिर आप 3 से जब इसमें गुना करोगे तो 75 दूना होता है 150 और फिर 75 उसमें आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 225, और फिर आप 75 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 75 का आधा होता है 37.5। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग गुना कर लेते हैं। तो अब देखिए अब उसका जो प्रतिदिन का मजदूरी है वह कितना होगा ये बताइए। 750 + 225 975 होता है, और 975 में आप 37.5 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 + 12.5, यानी कि अब जो उसका प्रतिदिन का मजदूरी होगा वह 1012.5 रुपया हो जाएगा। यानी प्रतिदिन की मजदूरी उसका जो है वह इतना है। पहले उसे प्रतिदिन इतना रुपया मिलता था, अब उसे प्रतिदिन इतना रुपया मिल रहा है। तो ये आपसे पूछा है कि मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए मजदूरी जो है प्रतिदिन का मजदूरी जो है वह 12.5 रुपया से बढ़ रहा है। प्रतिदिन का मजदूरी जो है वह 12.5 रुपया से बढ़ रहा है। कुल कितना पे बढ़ रहा है 1000 पे बढ़ रहा है। 1000 पे बढ़ रहा है तो 100 पे कितना बढ़ेगा यही आपको पता करना है। तो 2 जीरो से यहाँ भी 2 जीरो से यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक डेसिमल यहाँ पे हटा दीजिए ना, तो नीचे 1 जीरो और आ जाएगा। अब 125 को 125% को यहाँ पे देखिए परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, इसमें जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से जब इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मजदूरी जो है वह 1.25% से बढ़ जाएगा। उसका मजदूरी जो है वह 1.25% से बढ़ जाएगा। लेकिन इतना मजदूरी बढ़ाने के लिए उसे कितना घंटा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, 3.5 घंटा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसका मजदूरी जरूर बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ इतना मजदूरी बढ़ाने के लिए उसे 3.5 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। पहले से 3.5 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि नहीं। तो यही आपसे पूछा था कि मजदूरी कितना प्रतिशत से बढ़ेगा, तो 1.25% से बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, आप सबको अच्छे से पता होगा, लेकिन इसमें हम सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हैं। पहले मजदूरी जो है प्रति घंटे की मजदूरी जो है वह 35% से बढ़ा दिया जाता है। एक्स की वैल्यू आपको रखना है 35 और वाई की वैल्यू जो है वो आपको रखना है। फिर दैनिक मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। कितने की कमी करना है, 25% की कमी कर देना है, 25% की कमी। तो यहाँ पर भी सक्सेसिव लगाना है, नेगेटिव सक्सेसिव। ये हो जाएगा 35 - 35 गुना 25 बटे 100%। इतना प्रतिशत का परिवर्तन होगा उसकी मजदूरी में। इसमें से इसको आप घटाओगे तो यह मिलेगा 10 -
इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 25 गुने 25 होता है, 25 गुने 25 होता है कितना, 625। यहाँ पर 10 बच जाएगा, तो 25 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर 250 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 6 2 875, 875 100 से डिवाइड करोगे तो 8.75 हो जाएगा। तो 8.75 इसमें से माइनस करते हो तो आपको जो मिलेगा परसेंटेज चेंज उसके मजदूरी में वह कितने परसेंट का चेंज हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1.25% की वृद्धि होगी, यानी उसकी मजदूरी रेट जो होगा वह प्रतिदिन इतना प्रतिशत से बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको कि 1.25% उसका वेतन बढ़ रहा है मजदूरी, लेकिन उसके लिए उसको 3.5 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 142 की ओर। क्वेश्चन नंबर 142 को देखिएगा। कहा है एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए थे। ठीक है, चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग नहीं आए, कितने प्रतिशत लोग घट गए, यही आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि पहले दिन जो है वह 84,500 लोग आया था, अब चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 142 को देखिएगा। पहले दिन जो लोग आता है वह 84,500 लोग आता है, इतना लोग आता है मेला देखने के लिए, और चौथा दिन जो है वह सिर्फ 16,900 लोग ही आता है। और वैसे सी बात है, जनरल बात है कि जितना दिन मेला बढ़ते जाता है उतना दिन लोगों की संख्या जो है वह कम होते जाता है। तो ठीक है, पहले दिन इतना लोग आया था, चौथे दिन इतना लोग आया है, तो कितने की कमी हो रही है ये आप हमें बताइए। कितने की कमी हो रही है, तो सिंपल सी बात है, यानी कि चौथे दिन जो कमी हो रही है वह कुल कितने प्रतिशत की हो रही है, ये हमें अगर पता करना है तो ये हो जाएगा 84,500 में से माइनस करना है 16,900, और ये निकालना है कुल कितने पर, 84,500 पे। बस यही निकालना है, कुल कितने पर होगा, 100% पर। ये वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, 84,500 में से जब 16,900 को माइनस करोगे, बताइए, तो ये हो जाएगा 67,500। 67 ये हो जाएगा हमारा 67,000 कितना हो जाएगा, 9 5 14 यानी कि 600, यानी कि 600 हो जाएगा, 67,600। इतने की कमी हुई है, इतने की कमी हुई है कुल कितने पर, 84,500 पर। चौथे दिन लोगों की संख्या में इतने की कमी हुई है, कितने पर, तो 84,500 पे। तो 100 पर कितना होगा, 00 से 00 खत्म हो जाएगा, और जब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो जो परसेंटेज चेंज आएगा आपका वो आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर जो होगा वह 80% की कमी होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कुछ था नहीं, बस यही आपको निकालना है कि पहले दिन इतना लोग आता है, चौथे दिन सिर्फ इतना लोग आता है, तो कितना कम लोग आया है उसकी प्रतिशत वैल्यू आपको निकालना है। तो वैसे भी आप सोच सकते हो, मोटा मोटी आप ऐसे लगा सकते हो कि ये जो 16,900 है वह इससे कितना गुना कम है, आप ऐसे सोचिए, तब परसेंटेज वैल्यू तक आप जा सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143। सवाल में कहा एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। ठीक है, अतः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा चुका था। अभी क्या कोई दुकानदार है जो खरीदते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है, यानी एक ही वस्तु पर वह लगातार 2 लाभ कमा रहा है, एक 10% का, एक 10% का, तो उसका कुल पर प्रॉफिट जो होगा वह कितने परसेंट का होगा, 21% का, क्योंकि 2 वर्ष का जो सक्सेसिव होता है 10% का वह कितना होता है, 11% होता है। यानी x की वैल्यू भी 10 है और y की वैल्यू भी 10 है, यानी कि वह खरीदते समय भी इतना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है और बेचते समय भी वह इतना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है। तो जो सक्सेसिव होता है, जो होगा सक्सेसिव 2 टाइम्स का, वह होगा 10 प्लस 10 इंटू 10, यानी कि जब वह पकड़ा गया तो उस समय तक वह कुल मिलाकर इतना प्रतिशत लाभ कमा चुका था। तो 2 0 से 2 0 20 प्लस 1 यानी 21% वह लाभ तब तक कमा चुका था। जब तक वह पकड़ा गया तब तक वह 21% का लाभ कमा गया और फिर जेल चला गया। 10% खर्चा जो है उसको छुड़ाने में लगा, तब भी वह 11% प्रॉफिट में है। ठीक है, चलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 144 की और 144 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, 56% का, ऑप्शन नंबर डी। पहले 20% की वृद्धि होता है, फिर 30% का वृद्धि होता है, तो फिर हो जाएगा 20 गुने 30/100। तो उस आदमी के वेतन में, उस आदमी की आय में कुल इतने प्रतिशत की वृद्धि होगा। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 20 30 50 प्लस 6 यानी कि 56% की वृद्धि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 145 की ओर। सवाल में कहा है कि सोहन ने अपने खर्चे में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चे में 10% की और कमी की, तो उसके खर्चे में कुल मिलाकर कितना प्रतिशत की कमी होगा। तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव सक्सेसिव लगाना है, 2 जगह पर लगातार कमी हो रहा है उसके वेतन में। 145, ठीक है, पहले अपने खर्चे को 25% से कम करता है, फिर अपने खर्चे को 10% से कम करता है, यानी x की वैल्यू जो है वह 25 है और y की वैल्यू जो है वह कितना है, 10% है। तो नेगेटिव सक्सेसिव होता है -x - y प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100%, यानी कि उसके खर्चे में कुल इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो यहाँ पे x y की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 25 - 10 प्लस 25
गुने 10, यानी कि खर्चा में कुल इतना प्रतिशत की कमी होगा। ठीक है, 250 और बट्टे 100, तो ये हो जाएगा तो -35। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 250 को 100 से डिवाइड करोगे, 250 को, चूँकि 25 गुने 10 250 होता है, इसको जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.50। तो इसमें से -35 में 2.20 को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वह 32.5%, यानी कि उसके खर्चे में कुल मिलाकर 32.5% की कमी होगी। उसके खर्चे में कुल इतना प्रतिशत की कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ था नहीं सवाल में, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि टाइप 5 के मोस्टली सवाल जो है वह सक्सेसिव मेथड पर बेस्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं 145 की ओर। सवाल में दिया है कि 146 होगा। ठीक है, एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई तो शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि इस केस में क्या होता है, हमेशा लॉस ही होता है, और जो लॉस होता है वह होता है a² डिवाइडेड बाय 100% का, इतना प्रतिशत का लॉस होता है। अगर किसी संख्या को पहले a% से घटा दिया जाता है और फिर a% से ही बढ़ा दिया जाता है तो उस संख्या में कुल इतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। यहाँ पर a की वैल्यू आपको 5 रखना है, तो कुल कमी जो होगा, यानी कि जो लॉस होगा, टोटल लॉस जो होगा वह होगा 5 गुने 5 अब बट्टे 100, कुल मिलाकर इतना प्रतिशत का हो जाएगा लॉस। 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.25 को, देखिए 25 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.25% की कमी हो जाएगा, यानी उस संख्या में कुल मिलाकर 0.25% की कमी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की ओर। 146 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 147 होगा, 147। सवाल में कहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है फिर 10% की कमी की जाती है तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। पहले 20% की वृद्धि कर दीजिए, पहले 20% की वृद्धि कर दीजिए, फिर 10% की कमी कर दीजिए, तो प्लस माइनस हो जाएगा 20 × 10 डिवाइडेड बाय 100%। तो उस संख्या में इतने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। 2 जीरो नीचे से 2 जीरो ऊपर से, तो +10 में से -10 होगा। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना, +10। ठीक है, 20 में से 10 घटेगा तो +10 अब -2, यानी कि +10 में से 2 घटाओगे तो 8% की वृद्धि हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर। चलिए 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 को देखिएगा। कहा एक पुस्तक के मूल्य में 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% से घटाया गया तो उसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 148 में भी सक्सेसिव आपको अप्लाई करना है, सक्सेसिव यहाँ पे भी लगाना है आपको। तो पहले 25% से बढ़ा दिया गया है, पहले 25% से बढ़ा दिया गया है और फिर बाद में 20% घटा दिया गया है। पहले 25% बढ़ाया गया फिर बाद में 20% घटा दिया गया है, तो प्लस 20 गुने 25 डिवाइडेड बाय 100, यानी उस पुस्तक के मूल्य में कुल इतने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ये होता है 25 दूना 50, यानी कि 500 बट्टे 100। तो 25 में से 20 घटेगा तो प्लस का 5, इसमें से कितना घट जाएगा, इसमें से कितना घटेगा, दोनों का गुणनफल होता है 500 और बट्टे 100। ठीक है, इतना परसेंट, 2 जीरो से नीचे 2 जीरो से ऊपर, तो यहाँ पे +5 -5 खत्म हो जाएगा, तो 0% का परिवर्तन होगा। ना ही उस पुस्तक के मूल्य में वृद्धि होगी और ना ही कमी होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 149 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है यदि चीनी की खपत 12 kg से बढ़कर 15 kg हो जाता है तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 25% की वृद्धि हो जाएगी चीनी की खपत में। पहले वह 12 kg चीनी की खपत करता था, अब वह 15 kg खपत कर रहा है। खपत कितना से बढ़ा है, 3 kg से बढ़ा है, किस पे, 12 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, इतना परसेंट, 3 चौका 12, 4 से 25%, यानी कि चीनी की खपत में 25% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 150 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि चावल का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपया प्रति केजी हो जाता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितना प्रतिशत से कम करना होगा। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आप सबको पता होगा कि जनरली क्या होता है, हम सब इंसानों में क्या होता है, जनरली हम लोग सोचते हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, जनरली क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उतना ही रुपए में कुछ ज़्यादा वस्तुएं आप खरीद लेते हो। किसी वस्तु की कीमत में जैसे ही कमी होती है तो उतना ही रुपए में आप पहले से कुछ ज़्यादा सामान खरीद पाते हो, क्योंकि वस्तु की कीमत में कमी हो गई है। तो यहाँ पर भी सवाल में बोला गया है कि चावल का मूल्य जो है वह 25 रुपया केजी से बढ़कर 30 रुपया केजी हो गया है। यदि खर्चा को समान बनाए रखना है, यानी कि जितना खर्चा पहले होता था उतना ही खर्चा अब भी होगा, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, ये आपको पता करना है। बहुत आसान सवाल है, इसको 2-3 तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चावल की जो मूल्य थी
वह पहले 25 रुपया केजी था। कितना रुपया केजी था पहले? अब चावल की कीमत जो है वह 30 रुपया केजी हो गया है। पहले 25 रुपया केजी था चावल की कीमत, अब 30 रुपया केजी हो गया है। कहा यदि खर्चा को समान बनाए रखना है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, ये आपको पता करना है। खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, ये आपको पता करना है। मान लीजिए कि मैंने 2 तरीके में आपको बताता हूँ इस सवाल को सॉल्व करने का। मान लीजिए कि पहले अगर चावल की कीमत 25 रुपया था और पहले वह 10 केजी चावल खपत करता था, तो खर्चा जो था उसका वह कितना था? तो आपको 250 रुपया उसका खर्च था, यानी कि हमारा खर्च यानी एक्सपेंड करता था। अगर पहले चावल की कीमत जो था वह 25 रुपया केजी था, चावल की कीमत 25 रुपया केजी था और प्रतिदिन वह 10 केजी चावल खरीदता था, तो एक दिन में कुल मिलाकर वह इतना रुपया खर्च करता होगा। अब चावल की कीमत जो है वह 30 रुपया केजी हो गया है। अब चावल की कीमत 30 रुपया केजी है और अब भी खर्चा उसको पहले जितना करता है, पहले जितना वह खर्चा करता था उतना ही रुपया वह अब भी खर्च कर रहा है। तो हमें यह पता करना है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। देखिए ये तो होगा ही होगा, हमें पता है कि पहले चावल की कीमत 25 रुपया केजी था और 10 केजी चावल वह खरीदता था, तो 250 रुपया उसका खर्चा होता था। अब चावल की कीमत 30 रुपया केजी हो गया है और खर्चा अभी उसको पहले जितना ही करना है, यानी कि 250 रुपये ही उसका खर्च है। तो अब 30 रुपये केजी के हिसाब से 250 रुपये में वह कितना केजी चावल खरीदेगा, हमें सबसे पहले ये जानना है। तो मैं मान लेता हूँ कि 30 रुपये केजी के हिसाब से अब वह x केजी चावल खरीदता है 250 रुपये में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ x की एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा, यानी कि कितना केजी चावल वह 30 रुपये केजी के हिसाब से 250 रुपये में खरीद पाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगा 250/30 केजी, यानी कि इतना केजी चावल वह अब खरीद पाएगा। तो 250 को 30 से डिवाइड करोगे ना तो ये हो जाएगा 3 8 24, कैरी 1 हो जाएगा, फिर 0 लगाओगे तो ये होगा डेसिमल, तो ये होगा 3 3 9, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसको अब आप बोल सकते हो 8.3 केजी, यानी कि अब वह 30 रुपये केजी के हिसाब से 8.34 केजी में 30 रुपये केजी के हिसाब से अब वह 8.34 केजी ही चावल खरीद पाएगा। पहले वह 10 केजी चावल खरीदता था, अब वह सिर्फ 8.3 केजी चावल ही खरीद पा रहा है। तो बताइए खपत में कितने की कमी हो रही है? पहले वह 10 केजी खपत करता था, अब वह सिर्फ 8.3 केजी खपत कर रहा है। तो खपत में जो कमी हो रहा है, जो खपत में कमी हो रहा है वह कितने की कमी हो रही है, ये आप हमें बताइए। तो आप कहोगे खपत में जो कमी हो रहा है, वह 1.64 की कमी हो रहा है। खपत में जो कमी हो रहा है वह 1.64 की कमी हो रहा है, और ये जो कमी हो रहा है वह कितने पर हो रहा है? 10 पे हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा ये हमें पता करना है। तो बस सॉल्व कर दीजिए। डेसिमल नीचे ऊपर से हटाओगे तो नीचे आपको 2 जीरो लगाना होगा, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 164% अब बटा 10। तो 10 से इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि खपत में कुल इतना प्रतिशत की कमी करना होगा। खपत में कुल मिलाकर 16.4% की कमी करना होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि खपत में कुल मिलाकर 16.2/3% की कमी करना होगा, यानी कि लगभग 16.4%, इतना परसेंट की कमी करना होगा। और यही सवाल का उत्तर है। तो एक तो तरीका यह है कि आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका, एक और तरीका है इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का, वो तरीका भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि चावल की कीमत जो है वह पहले 25 रुपया केजी था, अब 30 रुपया केजी हो गया है, ठीक है। अब खर्चा हमें पहले जितना ही करना है, हमें पता है कि खपत में कमी करना होगा, तभी खर्चा समान रह पाएगा। अगर चावल की कीमत 25 रुपया से बढ़कर 30 रुपया हो गया है, तो पहले वो जितना खपत करता था उससे कम खपत करेगा, तभी उसका खर्च समान रह पाएगा। तो यही पूछा जा रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। तो खपत में होने वाला जो प्रतिशत कमी होगा वो क्या होगा, ये देखिए। पहले चावल की कीमत 25 था, अब 30 हो गया है। कितने की कमी हो रहा है? 5 की कमी हो रहा है। अब ये जो 5 की कमी हो रहा है वो किस पे हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये 25 पर 5 की कमी होगा या 30 पर 5 की कमी होगा। तो ये 5 पर जो 5 रुपये की कमी हो रहा है, ये 25 पर तब होता जब खर्चा समान नहीं रहता। यहाँ पर बोला है कि खर्चा समान है, तो ये 5 पर जो कमी होगा वह 30 रुपया पर होगा, ना कि 25 रुपया पर। तो 5 की कमी अगर 30 पर है तो 100 पे कितना होगा ये हमें पता करना है। तो बस 5 छक्का होता है 30, तो 100% बट्टा 6 का मतलब होता है 16.2/3%, यानी खपत में कुल मिलाकर इतना प्रतिशत की कमी करना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पहले मूल्य इतना था, अब मूल्य इतना हो गया है। तो मूल्य में 5 रुपया की कमी हुई है। अब ये जो 5 रुपये की कमी हुई है वो किस पे हुई है, 25 पे हुई है या 30 पे? तो 25 पर 5 की कमी तब होता जब खर्चा समान नहीं रहता है। यहाँ पर बोला है खर्चा समान रखना है, तो जो 5 की कमी होगा वह इस पे होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे सवालों को हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब भी खर्चा समान रहेगा तो इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि सवाल को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की ओर। 151 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 151 को देखिएगा। सवाल में बोला गया है
कि जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाले साइकिल की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, दो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कीमत को आप कम कर दे तो सेल्स जो होगा वह पहले से ज़्यादा होगा। तो यही पूछा है, सेल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि इस तरह के केस में हमेशा लॉस ही होता है, और जो लॉस होता है वह कितने का होता है, A² 100% का लॉस होता है। जब A% की कमी करते हो और फिर A% की ही वृद्धि आप कर देते हो तो उस वस्तु पर हमेशा लॉस ही होता है, और जो लॉस होता है वह A² 100% का होता है। A की वैल्यू अपने को पता है कितना है, 20% है ना। A की वैल्यू जो है वह 20 है, तो यहाँ पे A की वैल्यू आप 20 रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 20 गुना 20, 20 गुना 20 बटे 100, यानी कि उस साइकिल के सेल्स पर, उसके साइकिल के सेल्स पर जो लॉस लगेगा वह कुल मिलाकर इतना प्रतिशत का लगेगा। 2 जीरो से ऊपर भी 2 जीरो से नीचे भी, यानी कि 4% का लॉस लगेगा उसके बिक्री पर। 4% की हानि हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। बहुत आसान सवाल है, ऐसे ही सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। क्वेश्चन नंबर 152 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 152 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि दो लगातार छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत के होगा। मतलब ये कि जो 2 लगातार छूट आपको दिया जा रहा है किसी वस्तु पर 12% और 5% का, इसके बदले में सिर्फ एक छूट अगर देना होगा तो उस छूट का मान कितना होगा ये आपको पता करना है। तो बस सक्सेसिव लगा दीजिए, आपको सिर्फ सक्सेसिव यहाँ पे लगाना है। सक्सेसिव लगाओगे तो पहले 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर उसी वस्तु पर एक बार और 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो -12 तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12 गुने 5 बट्टा 100, यानी कि उस वस्तु पर एकल छूट जो होगा वह इतने प्रतिशत का होगा। ठीक है, 12 25 60, ये हो जाएगा माइनस का 17, अब प्लस का ये होगा 60 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 0.6%, राइट। तो इसमें जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16.4%, यानी कि उसका 12% और 5% का जो एकल छूट होगा उसके बराबर में डायरेक्ट आप इतना % का डिस्काउंट दे सकते हो, 16.4% का डिस्काउंट दे सकते हो। 16.4% का डिस्काउंट दे सकते हो। इतना % और इतना % डिस्काउंट के बदले में डायरेक्ट आप एक छूट 16.4% का दे दीजिए, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 153 की ओर। सवाल में दिया गया है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की खपत कितने % कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर कुल खर्चा में कोई वृद्धि ना हो। अब देखिए, जो सवाल हमने 150 में सॉल्व किया है वही सवाल 153 में भी हो गया। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि 150 में अपने पास ओरिजिनल डाटा था, अब 153 में सिर्फ परसेंटेज वैल्यू है, तब भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 2 तरीके बताया था आपको कि जब भी हम लोग खर्चा को समान करते हैं तो खपत में कमी करना होता है। देखिए, कहा कि कीमत को X% से बढ़ाया गया है और खर्चा को पहले जितना रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि खपत को कम करना होगा। यही पूछा जा रहा है कि खपत में कितने % की कमी करना होगा, ये आप हमें बता दीजिए। बहुत तरीके हैं इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का, बारी बारी से सारे तरीके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहा है कि एक पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है, यानी कि मान लीजिए कि पहले पेट्रोल की कीमत जो है वह 100 रुपया लीटर था। पहले पेट्रोल की कीमत जो है वह 100 रुपया लीटर था, इतना लीटर था, ठीक है। अब पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई है, तो अब पेट्रोल की कीमत जो है वह 110 रुपया लीटर हो गया है। अब कीमत जो है वह 110 रुपया लीटर हो गया है। तो बताइए कि अगर खर्चा को समान बनाए रखना है, यानी खर्चा अपने को पहले जितना ही करना है, तो खपत में कितना % की कमी करना होगा। खपत में कितना % की कमी करना होगा ये आप हमें बता दीजिए। अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर पहले था और इसमें अब 10% की वृद्धि हो गई है, तो अब पेट्रोल की कीमत जो है वह 110 रुपया हो गया है। अगर हमें खपत में खर्चा को समान बनाए रखना है, यानी अगर मैं पहले 100 रुपये खर्च करता था तो अब भी मैं 100 रुपये ही खर्च करना चाहूँगा, तो खपत में कितने % की कमी होगी बताइए। मान लीजिए अगर 100 लीटर अभी पेट्रोल में खपत कर रहा हूँ और बाद में कीमत बढ़ने के बाद 110 रुपये अगर मैं खपत कर रहा हूँ, मुझे खपत करना है पहले जितना ही, 100 जितना ही अगर करना है, तो कितने की कमी करनी होगी। तो आप कहोगे कि खपत में, देखिए मैं समझाने के लिए ये बातें मैंने अभी आपके साथ बोला है कि खपत पहले मान लीजिए कीमत जो है वह 100 रुपये लीटर था, अब कीमत में 10% की वृद्धि हो गई है, तो अब कीमत 110 रुपये लीटर हो गया है। अब खर्चा मुझे पहले जितना ही करना था, पहले अगर मैं प्रति लीटर 100 रुपये खर्च करता था, तो अभी मैं खर्चा जो है वह 100 रुपये ही करना चाहूँगा खर्चा। तो बताइए खपत में कितने % की कमी करनी होगी। तो 110 है और मुझे जाना है 100 तक, तो खपत में कितने की कमी करनी होगी, 10 की कमी करनी होगी। खपत में जो कमी करनी होगी, यानी कि खपत में जो कमी करनी होगी वह 10 की कमी करनी होगी। किस पे, 110 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा ये आपको पता करना है। तो बस 0
से 0 खत्म कर दीजिए तो खपत में कुल मिलाकर 100/11% की कमी हो जाएगी। और इसे हम लोग बोलते हैं कि 9.1/11%, इतने परसेंट की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। इस तरीके से एक तो तरीका ऐसे है, ऐसे भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, एक और बेस्ट तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे पता है कि हमें खर्चा को समान बनाए रखना है, तो खपत में कमी करनी होगी, इतना बात अपने को पता है। ठीक है, इतना बात अपने को पता है। अगर कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है, अगर कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है और मुझे खर्चा जो है वह कांस्टेंट रखना है, खर्चा जो है वह पहले जितना ही रखना है, तो खपत में कमी करना होगा, इतना बात तो अपने को पता है। खपत में कुल कितना प्रतिशत की कमी करना होगा ये हमें पता करना है, मतलब एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। हमें ये बात पता है कि खपत में कमी करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है, क्योंकि ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि खपत में कमी करना पड़ेगा तभी खर्चा कांस्टेंट रह पाएगा। अगर किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई है और खर्चा आप पहले जितना ही करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है खपत में कुछ कमी करना होगा, खपत में कमी करना होगा। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि मैं आपको 100 रुपये देता हूँ और मैं बोलता हूँ आपको कि बताइए 5 kg आप आलू ला लीजिए, आप 5 kg आलू ला लीजिए, 5 kg आलू लाइए, तो प्रति केजी आलू का रेट जो होगा वह 20 रुपया केजी होगा, है कि नहीं है। अब मैं बोलता हूँ कि अब जो आलू का जो आपको लाना है, अब जो आपको आलू लाना है, मान लीजिए आलू का रेट जो है वह पहले 20 रुपया केजी था, अब आलू का रेट हो गया 25 रुपया केजी। तो अब पहले आप 5 kg लाते थे, अभी भी खर्चा आपका समान है, पहले 100 रुपये खर्च करते थे, तो अब भी आप 100 रुपये ही खर्च करोगे और आलू का रेट 25 रुपया केजी हो गया है। अब आलू का रेट 25 रुपया केजी हो गया है, तो 100 रुपये में 25 kg के हिसाब से, 25 रुपया केजी के हिसाब से आप कितना केजी आलू खरीद पाओगे, तो आप कहोगे 4 kg आलू खरीद कर पाएंगे। मतलब हो क्या रहा है कि अगर दोनों जगह पर खर्चा कांस्टेंट है और कीमत में बढ़ोतरी हो रहा है तो खपत में कमी करना पड़ रहा है। पहले 20 रुपया केजी था, अब 25 रुपया केजी, कीमत में बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए पहले आप 5 kg आलू खरीदते थे, अब उतने ही रुपए में आप 4 kg आलू खरीद रहे हो, यानी कि खपत में कमी हो रहा है। जब आप खर्च को समान बनाए रखते हो तो खर्चा में आपको कमी करना पड़ता है। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कीमत में 10% की वृद्धि हुई है और खर्चा को कॉन्स्टेंट आप रखना चाहते हो, एक्सपेंडिचर को आप समान बनाए रखना चाहते हो, तो उसके खपत में जो कंजम्पशन होगा उसमें कमी करना होगा, इसलिए यहां पर मैंने माइनस का साइन लगाया है। अब मुझे इसी x की वैल्यू चाहिए। एक बात बताइए, अगर कीमत में 10% की वृद्धि हुई है तो हम सबको अच्छे से पता है कि 10% का जो फ्रैक्शन होता है वह 1/10 होता है, यानी उसका कीमत जो है, पेट्रोल का कीमत जो है वह इस रेट से बढ़ गया है, पेट्रोल का कीमत जो है वह इतना से बढ़ गया है। अब पेट्रोल का कीमत अगर इतना से बढ़ गया है और हमें पता है कि एक्सपेंडिचर जो अपना है वह कॉन्स्टेंट रखना है, यानी कि खर्चा को समान बनाए रखना है, तो खपत में ये प्राइस जो है वह इतना से बढ़ गया है और एक्सपेंडिचर को आप समान बनाए रखना चाहते हो, खर्च को अगर आप समान बनाए रखना चाहते हो तो हमें पता है कि कंजम्पशन में हमें कमी करनी होगी, यानी कि खपत में हमें कमी करनी होगी, तभी खर्चा हमारा समान हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अगर पेट्रोल की कीमत 10% से बढ़ गया है, यानी पेट्रोल की कीमत इस भाव से बढ़ गया है, अब खर्चा मुझे पहले जितना ही रखना है तो खपत में मुझे कमी करना होगा। अब ये जो खपत में कमी करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है कि देखिए मैं इस बात पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बात आपको अच्छे से समझ होना चाहिए, आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि अगर किसी वस्तु की कीमत को आप x% से बढ़ा देते हो और एक्सपेंडिचर को आपको सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो जो कंजम्पशन होगा उसमें आपको कमी करना होगा, यानी कि खपत में कमी करना होगा, तभी आपका खर्चा जो होगा वह पहले जितना ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगाया है। अब खपत में कितने की कमी होगी वही मुझे यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया होता है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर वैल्यू है उसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर न्यूमरेटर भी 1 ही होगा, बस डिनोमिनेटर में, यानी यहाँ पर जो हर हम लोग लिखेंगे वह इसके अंश और हर का योगफल होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम होगा, यही हमारे खपत में कमी को दर्शाएगा। तो 1 है अंश में, हर में है 10, तो दोनों का योगफल हो जाएगा 11। मतलब ये कि उसके खपत में कुल इतने की कमी करना होगा, बस इसी का परसेंटेज वैल्यू आप निकाल दीजिए। अगर खपत में कमी जो है, खपत में जो कमी है वह 1/11 का है तो 100 पे कितना हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा, तो 100/11% यानी कि 9.1/11% इसको बोलते हैं, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। खपत में इतने % की कमी होगा। तो इस तरीके से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। खपत में 1/10 की वृद्धि हो रही है, सॉरी कीमत में 1/10 की वृद्धि हो रही है, तो खपत में कमी करना होगा, तभी उसका खर्चा समान हो पाएगा। तो खपत में कितने की कमी करना होगा, तो यहाँ पे जो अंश होता है उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। यहाँ पे अंश 1 है तो यही हमारा अंश 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हर हम लोग लिखेंगे वह इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम हो जाएगा। तो 1 + 10 कितना होता है 11, तो ये मेरा खपत में कुल इतने की कमी हो जाएगी, और इतने की कमी जो होगा वह कितने प्रतिशत के बराबर होता है, तो 9.1/11% के बराबर होता है।
तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की ओर। क्वेश्चन नंबर 154 को देखिएगा। सवाल में बोला गया है एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम करना होगा। सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। फिर से मान लीजिए कि पहले वेतन जो था वह 100 रुपया था, अब वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। अब वेतन में 25% की वृद्धि हुई है तो नया वेतन इतना हो जाएगा। अब नए वेतन को कितना से कम किया जाए ताकि मूल वेतन आपको प्राप्त हो सके, यानी कि वेतन को आपको मूल बनाना है, यानी नए वेतन को मूल वेतन में ही बदलना है। वेतन ना बढ़े, वेतन को फिर 125 से 100 तक ले जाना है तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी नए वेतन में। तो नए वेतन में आपको 25% की कमी करनी होगी, नए वेतन में आपको 25 की कमी करनी होगी, और ये जो 25 की कमी होगी वह 125 पे होगा। तो 100 पे कितना हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 5 से ये खत्म हो जाएगा, तो 4% की कमी करना होगा। यानी कि नए वेतन को 4% से क्या हो जाएगा, कम करना होगा। नए वेतन में 4% की कमी करना होगा। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है। 25 चौका सही तो है, इसमें क्या दिक्कत है भाई। नए वेतन को 25% से कम करना होगा। ठीक है, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम करना होगा। ठीक है, 25 की कमी हो रही है, 25 की कमी हो रही है। 25 की कमी होगी किस पे, 125 पे। अच्छा, ये 100 से कैसे कटेगा, 25 से ये इसको कटोगे 5 बार में, तो 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में ना कटेगा। तो कमी जो होगा, यानी कि क्या बोला गया है कि नए वेतन को कितने प्रतिशत से कमी करना होगा, नए वेतन में कुल मिलाकर 20% की कमी करना होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हमने उल्टा पुल्टा काट दिया था। तो नए वेतन को 20% से कम करना होगा, और ये इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। एक और तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। मुझे पता है, मुझे एक बात अच्छे से पता है कि अगर वेतन में 25% की वृद्धि हुई है, अगर वेतन में 25% की वृद्धि हुई है, अगर वेतन में 25% की वृद्धि हुई है, और आप चाहते हो कि जो नया वेतन बना है उसको आप मूल वेतन में बदलना चाहते हो, आप चाहते हो वेतन ना बढ़े, तो मूल वेतन में बदलने के लिए नए वेतन को कितना प्रतिशत से कम करना होगा। तो वेतन में 25% की वृद्धि हुई है, तो वेतन जो है वह कितना परसेंट से बढ़ा है, ये बताइए। कितना से, 25% से बढ़ा है, मतलब वेतन जो है, नया वेतन जो है वह 1/4 से बढ़ रहा है। नया वेतन जो है वह 1/4 से बढ़ा है। अब आप चाहते हो कि नए वेतन को मूल वेतन में बदलना, तो नए वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। हमें पता है कि नए वेतन में कमी करना होगा, तभी देखिए अगर आप वेतन में 25% की वृद्धि करोगे तो नया वेतन कुछ बन जाएगा। ठीक है, नया वेतन जो है वह पहले से कुछ ज्यादा हो जाएगा। अब चाहते हो नए वेतन को मूल वेतन में बदलना, यानी वेतन आप चाहते हो ना बढ़े, तो नए वेतन को मूल वेतन में बदलने के लिए कितना प्रतिशत की कमी करना होगा, X% की कमी करना होगा, यानी कि वेतन में कमी ही करना होगा, इसलिए माइनस का साइन हमने लगाया है। तो कितने प्रतिशत की कमी करना होगा यही हमें पता करना है। तो 25% से वेतन अगर बढ़ रहा है तो 25% की वैल्यू 1/4, यानी वेतन इतना से बढ़ रहा है। अब नए वेतन को कितना से कम करना होगा ये आपको पता करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है, क्योंकि नए वेतन को हमें कम करना है। ऐसा सवाल में भी बोला गया है कि नए वेतन को कितना प्रतिशत से आप कम कर दोगे कि नया वेतन जो होगा वह मूल वेतन के रूप में बदल जाए, यानी वेतन ना बढ़े। तो नए वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो नए वेतन में जो प्रतिशत कमी होगा वो वैल्यू हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहां पर जो न्यूमरेटर होता है उसके साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। यहां पर 1 है तो यहां पे भी 1 होगा। डिनोमिनेटर में हम लोग इन दोनों का सम लिखते हैं, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि नए वेतन में कुल इतने की कमी हो जाएगी। नए वेतन में कुल इतने की कमी हो जाएगी, तभी उसका वेतन जो होगा वह कांस्टेंट रह पाएगा, तभी उसका वेतन जो होगा वह नहीं बढ़ पाएगा, जब उसके नए वेतन में इतने की कमी करनी होगी। अब 1/5 की कमी 100 पर कितना होगा, 20% के बराबर होता है। 1/5 की वैल्यू जो होता है वह 100 पे कितना होता है, 20% के बराबर होता है, यानी कि नए वेतन में जो कमी होगा वह कितने परसेंट का होगा, 20% का होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। बहुत आसान सवाल है, सारे तरीके आपको पता होना चाहिए, इसलिए सवाल पे मैं ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ। हर सवाल को 2-3 तरीके से मैं आपको करके बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं 155 की ओर। क्वेश्चन नंबर 155 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी कर दी गई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बता रखा है ऐसे केस में हमेशा आपको लॉस होता है, ऐसे केस में हमेशा आपको लॉस होगा, और लॉस जो होता है वह A² डिवाइडेड बाय 100% का होता है। अगर किसी वस्तु को पहले आप A% से बढ़ा दो और फिर A% से ही घटा दो, तो उस वस्तु का जो ओवरऑल कीमत होगा उसमें हमेशा कमी होगा, और कमी जो होगा वह इतना % का होगा। अपने सवाल में A की वैल्यू जो दे रखा है वह 10% दे रखा है, तो A की जगह पे 10 रख दीजिए, तो उस वस्तु की कीमत में जो कमी आ जाएगा वह होगा 10 × 10/100, यानी कि कितने की कमी हो जाएगा, 1% की कमी हो जाएगा, 1% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है, कुछ था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की ओर। क्वेश्चन नंबर 156 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 156 सवाल में कहा है कि यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए
और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें। यानी कि सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में, क्वांटिटी में कितने प्रतिशत की कमी होगी ये आपको पता करना है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है, टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है और खर्चा को केवल 15% से आप बढ़ा रहे हो, तो टमाटर की कमी मात्रा में, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी यही आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 156। यहाँ पर देखिए सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कीमत में 25% की वृद्धि हो जा रही है और खपत को आप सिर्फ 15% से ही, खर्चा को सिर्फ आप 15% से ही बढ़ाना चाहते हो, तो जो मात्रा होगा, जो खपत होगा, उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा ये आपको पता करना है। जैसे मान लीजिए कि टमाटर का जो कीमत रहा होगा वह प्रारंभ में 20 रुपये केजी रहा होगा। ऐसे मैं मान लेता हूं कि टमाटर का जो कीमत रहा होगा, प्राइस जो रहा होगा वह 20 रुपया प्रति केजी रहा होगा। अगर टमाटर का कीमत 20 रुपया केजी है, प्रारंभ में टमाटर का मूल्य जो है वह 20 रुपया केजी है और अब टमाटर का मूल्य में कुल मिलाकर 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 20 का 25% होता है कितना, 25% यानी 1/4, यानी कि टमाटर की कीमत में कितना रुपया केजी की वृद्धि हो रही है, 5 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो अब टमाटर की कीमत जो है वह 20 रुपया केजी से बढ़कर 25 रुपया केजी हो गया है, यानी अब टमाटर की कीमत जो है वह 25 रुपया केजी हो जाता है। तो खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए टमाटर की कीमत जो है वह 20 रुपया केजी था और टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है, यानी अब टमाटर की कीमत जो है वह 25 रुपया केजी हो गया है। खर्चा को 15% से ही बढ़ा रहे हो तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। ठीक है, हम सबको अच्छे से पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। हम सबको अच्छे से पता होगा कीमत गुने खपत बराबर कुल खर्च होता है। तो पहले कीमत जो था टमाटर का वह 20 रुपया केजी था। पहले टमाटर का जो कीमत था वह 20 रुपया केजी था और पहले आप कितना खपत करते थे। मान लीजिए कि पहले हम 10 केजी खपत करते थे टमाटर, तो कुल खर्चा जो होता था वह 200 रुपये होता था। अगर पहले टमाटर की कीमत 20 रुपये केजी था और प्रतिदिन आप 10 केजी खपत करते थे तो कुल खर्चा जो होता था वह 200 रुपये होता था। अब टमाटर की कीमत जो है वह 25 रुपया केजी हो गया है। अब टमाटर की कीमत जो है वह 25 रुपया केजी हो गया है। अब पहले से आप सिर्फ 15% अधिक खर्च कर रहे हो, तो पहले आप 200 रुपये खर्च करते थे, पहले आप 200 रुपये खर्च करते थे तो 200 से 15% ज़्यादा अब आप खर्च करोगे, तो 200 का जो 15% होता है वह कितना होता है ये आप बताइए। परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 15 दूना 30, यानी कि अब जो होगा वह पहले से आप 30 रुपये अधिक खर्च करोगे। अब आप पहले से 30 रुपये अधिक खर्च करोगे, तो पहले आप 200 रुपये खर्च करते थे, अब पहले से आप 15% अधिक खर्च करोगे, यानी कि 30 रुपये अधिक खर्च करोगे। तो अब पहले से अब जो आप खर्च करोगे वह 230 रुपये खर्च करोगे। तो 230 रुपया में 25 रुपये केजी के हिसाब से आप कितना केजी टमाटर आप खरीद पाओगे ये हमें जानना है, यानी कि x की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि कुल इतना रुपया में 25 केजी के हिसाब से आप कितना केजी टमाटर आप खरीद रहे हो ये आप हमें बता दीजिए। तो 230 रुपया में 25 केजी के हिसाब से कुल मिलाकर इतना केजी आप टमाटर खरीद पाओगे, इतना केजी आप टमाटर खरीद पाओगे। तो 25 से अगर आप इसको काटते हो तो ये हो जाएगा कितना, 25 8 200 होता है, 25 9 225 होता है, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 5 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 25 9 कितना हो जाएगा, 9.2 केजी होगा, 9.2 केजी होगा। यानी कि जब टमाटर की कीमत 25 रुपये केजी हो गया है तो अब आप पहले 10 केजी टमाटर खपत करते थे, पहले आप 10 केजी टमाटर खपत करते थे, अब आप सिर्फ 9.2 केजी टमाटर खपत कर रहे हो। तो यही पूछा है खपत में कितने की कमी हुई है। अब आप सिर्फ 9.2 केजी टमाटर खपत कर रहे हो, तो कितने की कमी हुई है खपत में। तो खपत में जो कमी आ रही है वह 0.8 की कमी आ रही है, और ये जो 0.8 की कमी आ रही है वह 10 पे आ रहा है, तो 100 पे कितना आएगा ये आपको पता करना है। तो देखिए एक डेसिमल यहाँ पर हटाओगे तो नीचे 1 जीरो से 2 जीरो ये खत्म। तो खपत में 8% की क्या करना होगा, कमी करना होगा। 8 खपत में आपने कितना प्रतिशत की कमी किया है, खपत में आपने कितने % की कमी किया है, 8% की कमी किया है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, मुझे नहीं लग रहा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं ऊपर में थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखिए खपत जो है वह पहले आप खपत कर रहे थे 10 केजी, अब आप खपत कर रहे हो सिर्फ कितना, यानी कि 230 रुपया ही आपको, 230 रुपये में 25 केजी के हिसाब से आप कितना खपत करोगे ये आप बताओ, कितना केजी टमाटर खरीद पाओगे। तो 230 रुपये में आपको 25 केजी के हिसाब से कुल मिलाकर 9.2 केजी टमाटर मिलेगा। तो पहले 10 केजी टमाटर खपत करते थे, अब 9.2 केजी खपत करोगे। ठीक है, तो खपत में कितने की कमी हुई है, 0.8 की कमी हुई है। तो 0.8 की कमी किस पे, तो 10 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, इतना % के बराबर हो जाएगा। डेसिमल हटाओगे 1 जीरो, यहाँ पर 100 से 100 कटेगा तो खपत में कुल मिलाकर 8% की कमी हो जाएगी। और यही इस सवाल का उत्तर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 156 को सॉल्व कर सकते हो आसानी से, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। ठीक है, और भी 1-2 तरीके हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की ओर। क्वेश्चन नंबर 157 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 157 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 157 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 11 साल पहले साल 11% बढ़ता है, फिर दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के प्रारंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये पता करना है कि 2 साल के बाद उस व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो बस सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा है कि इस केस में हमेशा आपको लॉस ही होता है। कब? जब वेतन को x% से बढ़ा दिया जाए, वेतन को जब a% से बढ़ा दिया जाए और फिर वेतन को a% से घटा दिया जाए, तो टोटल जो वेतन होता है, टोटल जो उसका इनकम होगा, टोटल जो उसका वेतन होगा, उसमें हमेशा लॉस ही होता है, कमी ही होता है। और कितने की कमी होता है? तो a²/100% की कमी होता है। अब अपने को पता है a की वैल्यू जो है वह 11% है, तो यहाँ पे 11 रख दीजिए। तो उसके वेतन में कुल मिलाकर जो कमी होगा वह होगा 11 × 11/100% का। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 121/100, यानी कि 1.21% की कमी हो जाएगा। वेतन जो है 2 साल के बाद उसके वेतन में 1.21% की कमी हो जाएगी। चलिए 158 की ओर बढ़ते हैं। कहा है कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। सेम उसी पैटर्न का सवाल है क्वेश्चन नंबर 158 में। मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत जो है वह पहले 100 रुपया था, अब कीमत में 25% की कमी हो गई है, तो कीमत 100 से घटकर कितना हो गया है? 75, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होता है, 100 का 25% 25 ही होता है। तो उस वस्तु का कीमत जो है वह 100 से घटकर 75 हो गया है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, यानी आप चाहते हो कि ये 75 जो है, कीमत जो घटकर 75 हो गया है, इसको आप चाहते हो 100 बनाना, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा ताकि कीमत पहले जितना हो जाए, यानी कीमत 100 ही हो जाए। तो आप बताइए 75 को आप 100 बनाना चाहते हो, तो इसमें कितने की वृद्धि करना चाहोगे? तो 25% की वृद्धि करना होगा, और 25 की जो वृद्धि करना होगा वह किस पे? 75 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा ये आपको पता करना है। 25 या 75 और 100/3 यानी कि होता है 33.1/3%, यानी कि उस वस्तु के कीमत में कुल मिलाकर इतने प्रतिशत की क्या करना होगा? वृद्धि करना होगा। नई कीमत को इतना प्रतिशत से बढ़ाना होगा, तभी कीमत जो होगा वह मूल कीमत के बराबर हो पाएगा। एक और तरीका है, आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि 25% की कमी अगर हुआ है, कीमत में अगर 25% की कमी हुआ है, यानी कीमत जो है वह कितना से कम हो गया है? 1/4 से कम हो गया है। अब चाहते हो नई कीमत को मूल कीमत में बदलना, नए कीमत को आप चाहते हो मूल कीमत में बदलना। एक वस्तु की कीमत में इतने प्रतिशत की कमी हो गई है, तो नए वस्तु जो होगा वह इतना से कम हो गया, नए वस्तु की कीमत में इतने की कमी हो गई होगी। अब चाहते हो नए वस्तु की कीमत को मूल कीमत में बदलना, तो नए वस्तु की कीमत को कुछ ना कुछ बढ़ाना होगा, तभी उस वस्तु का जो कीमत होगा वह कांस्टेंट रह पाएगा, तभी उस वस्तु का जो कीमत होगा वह नहीं बढ़ पाएगा। जब उस नए वस्तु की कीमत को आप बढ़ाओगे, यानी कि नए वस्तु की कीमत में कुछ वृद्धि आप करोगे, तभी उस वस्तु का कीमत मूल वेतन के बराबर होगा, यानी मूल कीमत के बराबर होगा। तो कीमत जो है, नए वस्तु की कीमत इतना से बढ़ रहा है, तो नए वस्तु की कीमत को कितना से बढ़ाओ ताकि कीमत मूल वेतन के बराबर हो जाए, मूल कीमत के बराबर हो जाएगा। तो हमें पता है कि नए वस्तु की कीमत को हमें बढ़ाना होगा, इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया है। तो कितना से बढ़ाना होगा ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है उसके कोई साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हमें रखना है। बस डिनोमिनेटर जो होगा इसका, वह इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम होगा। तो यहाँ पर नीचे +4 है, ऊपर -1 है, तो दोनों का सम जो होगा वह कितना होगा? 3 होगा। यानी नए वेतन को इतना से बढ़ाना पड़ेगा। नए वेतन को अगर आप 1/3 से बढ़ा रहे हो, तो ये 1/3 जो होगा वह 100 का कितना % के बराबर होगा? तो 33.1/3% के बराबर होगा। यानी नए वेतन को इतना प्रतिशत से बढ़ाना होगा, तभी मूल वेतन के बराबर, मूल कीमत के बराबर हो पाएगा। ठीक है, नया कीमत। 159 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% से बढ़ाया गया और फिर 10% से कम कर दिया जाएगा, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो हमेशा लॉस होगा, और लॉस जो होगा वह होगा a²/100%। ये चीज़ें मैंने बार बार आपको बता रखा है। ए की वैल्यू जो है वह 10% है, तो ए की वैल्यू 10 रखोगे तो ये हो जाएगा 10 × 10 बटा 100, यानी कि उस वस्तु के, उस व्यक्ति के वेतन में कुल मिलाकर 1% की कमी हो जाएगा। 1% की क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, यानी इतना % का लॉस होगा उसके वेतन में। चलिए 160 की ओर बढ़ते हैं। कहा यदि एक भिन्न है y/x के फॉर्म में, एक फ्रैक्शन है जो कि y/x के फॉर्म में है, उसके अंश को 12% से बढ़ा दिया जाता है और हर को 2% से घटा दिया जाता है, तो उसका भिन्न का मान कितना होगा? अच्छा, जब उस वस्तु के एक भिन्न है, क्वेश्चन नंबर 160 को देखिएगा, एक भिन्न है y/x। अब कहा इसके अंश में 12% की वृद्धि करते हो आप, तो किसी भी चीज़ को 12% बढ़ाते हो, यानी कोई वस्तु की कीमत 100 है, अगर इसमें आप 12% की वृद्धि करोगे तो वस्तु जो होगा, वस्तु की कीमत जो होगा वह 112 होगा। अगर किसी वस्तु की कीमत 100 है, अगर आप इसमें 12% की वृद्धि करते हो तो नई वस्तु का कीमत जो होगा वह 112 हो जाएगा। तो सवाल में कहा है एक भिन्न है,
जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, न्यूमरेटर y है और डिनोमिनेटर जो है वह x है। अब कहा न्यूमरेटर में यानी कि अंश में 12% की वृद्धि करते हो तो अंश जो है वह इतना से बढ़ जाएगा, और हर में 2% की कमी कर रहे हो तो अगर किसी वस्तु की कीमत 100 है और 2% की अगर आप कमी करना चाहते हो तो कीमत जो है वह 2 से घट जाएगा, यानी उस वस्तु की कीमत जो होगा वह कितना से घट जाएगा, 2 से घटेगा तो उस वस्तु का कीमत जो होगा वह 98 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस वस्तु इस प्रकार से उस भिन्न का अंश तथा हर का जो अनुपात हो जाता है वह 6/7 हो जाता है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो मूल भिन्न क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि उस भिन्न का मान क्या होगा, मूल भिन्न क्या होगा, फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा ये आपको पता करना है। 6 से आप इसको काट दीजिए, 14 कितना हो जाएगा, कितना बार में ये कटेगा, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा, 14 7 98 होता है, 14 से ये भी कट जाएगा, 14 7 98, 14 8 112 होता है, ये हो जाएगा फिर 3 और ये होगा 4, ठीक है। तो 4y हो जाएगा 3x के बराबर। अगर 4y बराबर 3x है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, तो यहाँ से हमें चाहिए y/x, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगा। मूल फ्रैक्शन जो होगा, मूल भिन्न होगा 3/4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की ओर। कहा एक रहने वाले फ्लैट की कीमत, रहने वाला जो फ्लैट होता है उसे हम लोग रेसिडेंशियल फ्लैट बोलते हैं। कहा एक रेसिडेंशियल फ्लैट की कीमत जो है वह प्रत्येक वर्ष 15% की दर से बढ़ रहा है। यदि वर्तमान मूल्य जो है वह 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के बाद उसकी नई कीमत कितनी हो गई। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि 2 वर्ष के बाद उस फ्लैट की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर फ्लैट की कीमत प्रति वर्ष जो है वह 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल के बाद उस फ्लैट की कीमत जो है वह कुल कितने परसेंट से बढ़ेगा, ये जानना अगर है तो हमें निकालना होगा 2 वर्ष का सक्सेसिव परसेंटेज 15% का, यानी 2 टाइम्स का सक्सेसिव निकालना होगा 15% का। तो 2 साल के बाद उस फ्लैट की कीमत जो है वह कुल कितना प्रतिशत से बढ़ेगा 15 + 15 गुने 15/100, यानी कि 2 साल के बाद उस फ्लैट की कीमत जो है वह इतना प्रतिशत से बढ़ जाएगा। ये तो हो जाएगा 15 + 15 30, यहाँ होगा 225/100, यानी कि 225 को 100 से डिवाइड करोगे तो 2.25 मिलेगा, यानी उस फ्लैट की कीमत जो है वह 2 साल के बाद 32.25% से बढ़ जाएगी, यानी कि उस फ्लैट की नई कीमत जो है 2 साल के बाद इतना परसेंट से बढ़ जाएगा। अभी जो उस फ्लैट की वर्तमान कीमत है वह 60 लाख है, यानी हम कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू जो है वह 60 लाख रुपए है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। अभी उस फ्लैट की कीमत जो है 100% की वैल्यू जो है वह 60 लाख के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए 2 साल के बाद उस फ्लैट की नई कीमत कितना होगा, मतलब कि 132.25% की वैल्यू अपने को चाहिए, 132.25% की वैल्यू अपने को चाहिए। तो हमें पता है कि हमारा उत्तर जो होगा वह इससे तो ज़्यादा ही होगा 60 लाख से। तो सबसे पहले ये बताइए हमें कि अगर मुझे इतना परसेंट की वैल्यू चाहिए, 132.25% की वैल्यू चाहिए, तो कुल मिलाकर इतना परसेंट की वैल्यू हमें चाहिए। तो इतना परसेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 30% की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 2% की वैल्यू निकाल देंगे, फिर 0.25% की वैल्यू निकाल देंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे। एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट आप इसका 32.25% निकाल दीजिए, तभी कोई आसान है, आसानी से निकाल सकते हो। अब एक और तरीका ये है कि सबसे पहले 10% की वैल्यू आप निकाल दीजिए। 100% की वैल्यू अपने को पता है 60 लाख है, तो 10% की वैल्यू जो होगा वह 6 लाख होगा। 10% की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, 6 लाख होगा। अगर 10% की वैल्यू 6 लाख है और आपको चाहिए कितना, 32, तो 32 तक जाने के लिए इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसमें भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 30% की वैल्यू हमें मिल गया है 18 लाख। 30% की वैल्यू जो है वो अपने को मिल गया है कितना, 18 लाख, 18 लाख मिल गया है। अब हमें 2% की और वैल्यू चाहिए, तो 2% की वैल्यू कितना होगा, तो 10% अगर 6 लाख है तो 1% जो होगा वह 60,000 होगा, तो 2% की वैल्यू जो होगा वह 1,20,000 रुपया होगा, 1,20,000 रुपया होगा, इतना ही होगा, 1,20,000 रुपया होगा। अगर 10% 6 लाख है, 6 लाख है, यहाँ पर एक और जीरो लगाना होगा, ये मिस्टेक हो गया है, वाई मिस्टेक, ठीक है। 10% की वैल्यू अगर 6 लाख है तो 1% की वैल्यू जो होगा वह 60,000 होगा, तो 2% की वैल्यू 1,20,000 रुपया होगा। तो सबको, अच्छा यहाँ से हमने 32% की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, 18 लाख यहाँ, 1,20,000 यहाँ पर। अब हमें 0.25% की वैल्यू और चाहिए। एक बात बताइए, अगर 1% की वैल्यू अपने को पता है कि 60,000 है, अगर 1% की वैल्यू 60,000 है तो 1/4% की वैल्यू क्या होगा, यानी 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 0.25% की वैल्यू जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 15,000 के बराबर होगा, 15,000 के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं है। 0.25% की वैल्यू जो होगा, यानी 1% अगर 60,000 है तो 1/4% जो होगा वह 15,000 के बराबर होगा। तो अब आपके पास मिल गया है, सभी वैल्यू आपके पास है, आपके पास 30% की वैल्यू है, 2% की वैल्यू है, 0.25% की वैल्यू है, सबको आप ऐड कर दीजिए। तो ये 100% तो है ही हमारा, 60 लाख है। अब मैं 32.25% का सम निकालना चाहता हूँ, तो ये आपका 18 लाख है। 30% की वैल्यू 18 लाख है, 2% की वैल्यू जो है वह 1,20,000 है, और फिर ये जो हो जाएगा वह है हमारा 0.25% की वैल्यू जो है वह 15,000 है। तो 1,20,000 में 15,000 जोड़ोगे तो 1,35,000 मिलेगा,
और इसमें आप 1,35,000 जब 18 लाख में जोड़ोगे तो ये 19 लाख प्लस 35,000 आपको मिलेगा। 19,35,000 मिलेगा। 32.25% की वैल्यू जो है, यानी कि 32.25% की वैल्यू जो है वह 19.35 लाख बोल सकते हो आप। 19 लाख प्लस 35,000, तो बस इसको हमें 60,000 में जोड़ना है। तो जब 60,000 में 19 लाख आप ऐड करोगे तो 79,35,000 हो जाएगा। 79,35,000 हो जाएगा, यही होगा ना, 79,35,000। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बस इसमें आपको जोड़ देना है। 60 लाख में 19,35,000 जब जोड़ोगे तो जो योगफल बनेगा आपका वह कितना होगा, यानी कि आप बोल सकते हो 132.25% की वैल्यू जो होगा वह 79 लाख, यानी कि 79,35,000 के बराबर होगा। यही सवाल का उत्तर होगा। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। आप चाहो ना तो डायरेक्ट आप 60 लाख का 32% निकाल दीजिए और आपका उत्तर हो जाएगा। आप अप्रॉक्स वैल्यू लगा सकते हो, है ना, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए ना थोड़ा सा 2 ऑप्शन बहुत क्लोज है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्चुअल आंसर ही हमने निकाल दिया है। 162 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा एक सरकार नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए ताकि उसका खर्चा जो है वह न बढ़े। फिर से वही सवाल है 162 में। मान लीजिए कि प्याज की कीमत जो है वह प्रारंभ में 100 रहा होगा, प्रति किलो 100 रुपये केजी रहा होगा। अब 35% की वृद्धि हो गई है, तो 100 में 35% की वृद्धि होती है, यानी कि 100 की वृद्धि 35 रुपये की वृद्धि होती है, तो प्याज का नया कीमत जो है वह 135 रुपया केजी हो जाता है। अब कहा कि खर्चा को समान बनाए रखना है, खर्चा को समान बनाए रखना है तो खपत में कमी करना होगा। कितने प्रतिशत की कमी करना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इस 135 को आपको 100 तक लेके जाना है। आप चाहते हो कि 135 ना रहे, खर्चा जो है वह 100 रुपये ही हो, तो खपत में कितने की कमी करना होगा। तो खपत में जो आप कमी कर रहे हो वह 35 रुपये की कमी कर रहे हो, किस पे, 135 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा ये वैल्यू आपको पता करना है। बस जो वैल्यू आपको मिलेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका है ये, इससे आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, 5 से 7 35, ये 5 से हो जाएगा 20, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 3 नमा 27, सॉरी ये 27 है और ऊपर में 35 है, तो ये कटेगा क्या है, कटेगा क्या, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। खपत में 35 की कमी करना होगा, ये कमी आ जाएगा। खपत में 35 की कमी हो रही है किस पे, 135 पे, तो 35/27 ये जो होगा वह कितना % की कमी हो जाएगा ये आप हमें बताइए। ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा, हमें पता है कि हमारा उत्तर जो होगा वह 20% से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए नीचे भी अगर 35% ही होता तो 20% आपका उत्तर होता। खपत में 20% की कमी। अब डिनोमिनेटर जो है अपना वह न्यूमरेटर से कम है, इसका मतलब उत्तर जो होगा वह 20 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, लगभग ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 26% के आसपास। एक्चुअल आंसर जो होगा, यानी इसका जो फाइनल वैल्यू होगा, ये मैंने अप्रॉक्स वैल्यू आपको बताया जो ऑप्शन में दिया गया है, जो एक्चुअल वैल्यू होगा वह 25.92% होगा। खपत में इतने % की कमी करना होगा। एक तो तरीका ये है, एक और तरीका है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, मैंने आपको बताया है कि अगर खर्चा को कांस्टेंट रखना है, अगर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, खर्चा को अगर समान बनाए रखना है तो खपत में कमी करना होता है। कहा है कि कीमत को 35% से बढ़ाया गया है, कीमत को अगर 35% से बढ़ाया गया है और एक्सपेंडिचर आप चाहते हो कांस्टेंट रहे तो खपत में कमी करना होगा। खपत में माना कि मैंने X% की कमी किया है तो इसी X की वैल्यू अपने को पता करना है। 35% की वृद्धि अगर आप कीमत में कर रहे हो तो कितने की वृद्धि होगी, 7/20 की वृद्धि होगी, यानी कि कीमत जो है वह इतना से बढ़ जा रहा है, यानी कि प्याज की कीमत जो है वह इतना से बढ़ रहा है। अब हमें पता है कि खर्चा हमें पहले जितना ही करना है। पहले अगर कुछ रुपया खर्च हो रहा होगा तो अभी उतना ही रुपया खर्च करना होगा, तो हमें खपत में कमी करना होगा। इस कमी जो करना होगा खपत में वह कितने की करना होगा, तो ये वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर जो डाटा होता है न्यूमरेटर में उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, और डिनोमिनेटर जो होता है वह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम होता है। 20 + 7 कितना हो जाएगा, 27, यानी खपत में कुल इतने की कमी करना होगा, तभी उसका खर्चा जो होगा वह पहले जितना ही रह पाएगा। तो बस यही जो 7/27 की कमी हो रही है वह कितने पे हो रही है, 100 पे हो रही है, तो 100 पर कितना होगा ये आपको पता करना है। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा लगभग 26% के आसपास, यानी कि खपत में लगभग 26% की कमी करना होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टाइप 5 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो टाइप 6 होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगले दिन ही नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो टाइप 6 का मिलेगा, और अगले 1 से 2 दिन में हम लोग परसेंटेज को समाप्त करेंगे और फिर प्रॉफिट लॉस में हम लोग चले जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।